Welcome all in ICT Eco for You channel. Myself Krupesh Nayak heartily invite you all in ICT Eco for You channel. जैसे कि आप जानते हैं कि आज हम स्टैंडर्ड 11 के इकोनॉमिक्स में चैप्टर 10 अभी तक 9 चैप्टर कंप्लीट करके हम आगे बढ़ रहे हैं। सिर्फ एक चैप्टर बाकी रहा है इस इकोनॉमिक्स के अंदर, उसके बाद हम रिवीजन राउंड स्टार्ट करेंगे। तो जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं की वो चैनल सब्सक्राइब करें। गूगल पे www.ictco4u लिख के बेल बटन पे क्लिक करें ताकि आपको सब्सक्राइब करने के बाद घर पे नोटिफिकेशन मिलते रहे। दूसरी एक हमारी ऐप ICT Eco for You नाम की, वो अगर ऐप इंस्टॉल कर देंगे आप तो उसके ऊपर भी बहुत सारे लिंक हम भेजने वाले हैं ताकि आप सभी को ये एजुकेशन रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो मिलती जाए। तो बजट के चैप्टर के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं कोट के साथ अब्दुल कलाम जी के। हम सभी के पास एक बराबर टैलेंट नहीं होता, लेकिन टैलेंट पैदा करने के एक जैसे मौके जरूर मिलते हैं। यानी मौका मिल रहा तो उसे थाम लो, उसको अच्छी तरह से आगे बढ़ाओ। 11th में है, 12th में जाना है, 11th में भरपूर मेहनत करो। मेहनत करने से आगे बढ़ सकते हो। ये एक मौका दिया है आपको और घर पे बैठे बैठे अच्छी तरह से 12 का बेस बनाओ ताकि 12 के अंदर आप जो भी गोल अचीव करना चाहते हैं वो आप अचीव कर पाओ। तो हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। बजट बजट के अंदर वी आर गोइंग टू डिस्कस विद मीनिंग ऑफ बजट, पर्पस ऑफ बजट, then after types of budget, balanced budget, unbalanced budget, merit of deficit budget, demerit of deficit budget, merit of surplus budget, demerit of surplus budget, accounts of budget, that is one credit side, on debit side, revenue income, capital income, then current expenditure, capital expenditure, goods and service tax, GST. Very current topics are there in this chapter, that is GST, the meaning, reason for GST, types of GST, tax credit scheme, idea of the budget of the different terms government in India, that is concept of union budget, central budget, and idea of the budget regarding some of the three tiers of India, that is Taluka Panchayat, Jilla Panchayat, and some of the Nagarpalika, Mahanagarpalika. These are the tiers, are how to they display the budget that we discuss here. Function of the Panchayat and its source of revenue, then source of income, functions of the panchayat, types of deficit in the budget, that is revenue deficit, budgetary deficit, fiscal deficit, primary deficit, effect of preparing a budget. This is very important chapter and very useful chapter. बजट बनाना है हमें। चैप्टर के अंदर हर एक घर में अपना अपना बजट बनता है और बजट का चैप्टर आपको लाइफ टाइम अच्छी तरह से याद रहना चाहिए, क्योंकि सिर्फ 11 के लिए नहीं, रियल लाइफ में भी बजट काफी इंपॉर्टेंट है। आप जब शॉप में जाते हो तो सबसे पहले शॉपकीपर आपको पूछता है कि आपका बजट कितना है। बजट मीन्स आपका फाइनेंस आपके हाथ में कितना है, आप खर्च करने के लिए कितना आगे बढ़ सकते हो, यानी आपकी इनकम कितनी है उसके हिसाब से आप खर्च करोगे। बजट का मतलब ही यही है। अगर आप कार परचेस करना चाहते हो या लैपटॉप या आप मोबाइल या कोई भी चीज परचेस करना चाहोगे तो सबसे पहले आपका बजट होना चाहिए। बजट होना चाहिए दैट मीन्स कि आप कितना खर्च करने के लिए आगे बढ़ सकते हो। 10,000, 20,000, 25,000, 30,000, 40,000, 1 lakhs, 2 lakhs, 5 lakhs ओडी लेनी है, राड़ो घड़ियाल पहननी है। आपकी कैपेसिटी कितनी है? कैपेसिटी इज डिपेंड ऑन योर इनकम। सो दैट व्हाट इज द बजट? बजट इज अ स्टेटमेंट, वो एक पत्रक है। इट्स अ फ्यूचर, वो फ्यूचर के लिए है कि आप कितना कमाओगे, उसके ऊपर आप कितना खर्च कर पाओगे, उनका एक अंदाजा जिस स्टेटमेंट के ऊपर है वो बजट है। बजट के अंदर इनकम यानी आपकी आमदनी, यानी आपकी जो कमाई है वो, उसके साथ आपको ध्यान में रखना है आप कितना खर्च कर पा रहे हो। वो दोनों के बीच जो भी सेटलमेंट होता है, वो स्टेटमेंट जो होता है, वो इनकम और एक्सपेंडिचर का जो भी हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं फ्यूचर के लिए, दैट इज कॉल्ड बजट। मंथली इनकम सैलरी है, प्रॉफिट है, बिजनेस है, जो भी उससे हम इनकम कमा सकते हैं। अगर आप फार्मर है तो फार्मर के हिसाब से आप पैसा कमा सकते हैं, मगर उसके बाद मंथली एक्सपेंडिचर होते ही रहते हैं। लाइट बिल, गैस बिल, उसके बाद मोबाइल बिल, पेट्रोल बिल, ये और ग्रोसरी, वेजिटेबल्स, सब कुछ जिंदा है तब तक ये खर्च करते रहेंगे। और उसके अंदर अगर कुछ बड़ा खर्च करना है, कुछ बड़े खर्च करने के लिए हमें आगे बढ़ना है तो हमें 2, 3, 4, 5 मंथ पहले से सोचना पड़ता है। अगर हमें कुछ नई प्रोडक्ट परचेस करनी है, कार लेनी है 10 लाख 20 लाख की, तो आज सोचा और कल नहीं आ सकती।
उनके लिए हमें 1 साल पहले, 2 साल पहले या फिर 6 महीने पहले सोचना पड़ता है कि हमारी इनकम इस मंथ में कितनी हो सकती है, हमारे पास एफडी है वो हमें मैच्योर करवानी है, हमारे पास इतनी इनकम आने के चांसेस है, तो हम खर्च कर सकते हैं। हमारा बजट हमारी इनकम और एक्सपेंडिचर के ऊपर निर्भर है। तो ये सिर्फ आपको बजट का कॉमन मतलब बताया। अब इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करते हैं। इन इंडियाज मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम एक्टिविटीज ऑफ द स्टेट एज्यूम यूनिक इंपॉर्टेंस। द स्टेट एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द क्रिएटिंग एसेंशियल बेसिक इंडस्ट्रीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी necessary for the India's economic development. After independence and began the process of the planning economic development of country by constituting the Planning Commission, which is now removed to Niti Aayog. Niti Aayog, that is National Institute for Constitution for Planning Commission. नीति का मतलब यहाँ ट्रांसफरिंग इंडिया, NITI का मतलब यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है एक सेंटेंस के लिए व्हाट इज द फुल फॉर्म नीति और व्हाट इज द conversion of the planning commission, that is called नीति। नीति आयोग का मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना है, यानी कुछ ना कुछ इकोनॉमिक्स में बढ़ाना है। दैट इज कॉल्ड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, दैट इज नीति आयोग। जो प्लानिंग कमीशन था 1951 से जो प्लानिंग कर रहे थे उनका नाम नीति आयोग है। अब in an economic driven world there are two activities which have no expenses. If one individual escape the cost of an activity, another individual has to bear it. The state also incur expenses for the activities it undertakes, and in order to pay for these expenses it must raise and generate income. देश का डेवलपमेंट करना है, देश को इंफ्रास्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग करना है, इंडस्ट्रियल के हिसाब से स्ट्रॉन्ग करना है, तो प्लानिंग कमीशन इंडिया के अंदर है। प्लानिंग कमीशन का नीति आयोग में कन्वर्जन हुआ है। इकोनॉमी को अच्छे रास्ते पे जाने के लिए प्लानिंग इज मस्ट, प्लानिंग करना ही पड़ता है। कोई भी कंट्री अगर घर चलाना है तो प्लानिंग करना है, तो ये तो पूरा इकोनॉमी चलाना है हमें। तो बजट का कॉन्सेप्ट सबसे पहले आने से पहले नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के अंदर बहुत सारा बजट बन रहा था। इन द डेमोक्रेसी नो गवर्नमेंट कैन अंडरटेक द एक्टिविटीज, incur expenditure or raise income without the approval of the elected representative in the constitution's body in India. Lok Sabha, state legislative assembly, municipal bodies, panchayat. Before the commencement of a new financial year, a government in India present before the elected body for the approval and estimated statement of the expenditure and income. Such a statement is called budget. ध्यान में रखना, कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी डेमोक्रेसी के अंदर, अगर वो लोकसभा है या विधानसभा है या नगर पालिका है, महानगर पालिका है, ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, कोई भी बॉडी है, कोई भी इलेक्टेड पर्सन है, वो अपने हिसाब से खर्च नहीं कर सकता। अप्रूवल उनको लेनी पड़ती है। अगर स्टेट को कुछ पैसे की जरूरत है तो वो लोकसभा के अंदर जो जो दिल्ली में बैठे उनके पास से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। लोकसभा को अगर कुछ पैसे चाहिए तो उनको आरबीआई या गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। अपने आप कुछ भी हम खर्च नहीं कर सकते हैं और उनके लिए उनको प्रेजेंट करना पड़ेगा, कमिटमेंट करना पड़ेगा उनके साथ कि हमारे फ्यूचर के अंदर इतने प्रोजेक्ट है, हमें रास्ता बनाने हैं, हमें ब्रिज बनाने हैं, हमें अस्पताल बनानी है, हमें स्कूल बनानी है, हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी है, हमें इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है। तो ये सभी के लिए इतने खर्च होने के चांसेस है, हमारे पास्ट की इनकम इतनी है, तो क्या हम इतने खर्च कर सकते हैं? दैट अप्रूवल शुड बी 100%. They have to request it to legislative assembly or some of the 3 tiers of gram panchayat, jilla panchayat. Then after they can going to do this type of expenditure. तो उनको सबसे पहले इतने एक्सपेंडिचर इनकम के बारे में उनको स्टेटमेंट थ्रू बताना पड़ेगा कि इतनी इनकम आने के चांसेस है, इतना हम खर्च कर सकते हैं और ये हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर का ये अंदाजा है। आप अपने बजट के अंदर ये पेश करो, अपने असेंबली के अंदर, अपने लोकसभा के अंदर पेश करो और उससे हमें पैसे मिलने चाहिए। अगर हाथ में इनकम होगी तो एक्सपेंडिचर होगा। अगर एक्सपेंडिचर आप करने जा रहे हो तो अगर इनकम के आपके सोर्सेज कम है तो आपको एक्सपेंडिचर का मौका नहीं मिल सकता। तो इनकम भी बतानी पड़ेगी कि हम लोगों से इतने रेवेन्यू अर्न करेंगे, इतनी पेनल्टी आने के चांसेस है, इतनी टैक्सेस के हमारे पास इनकम के चांसेस है, इतने हम लोगों से वेरा बिल से वेरा हम रिकवर करेंगे। ये सब कुछ इन्फॉर्म करना पड़ता है। वो जो स्टेटमेंट है इनकम और एक्सपेंडिचर का,
जितनी जितनी इनकम है उनके सामने इतना एक्सपेंडिचर है, ये सभी का स्टेटमेंट जो है दैट इज कॉल्ड बजट। द कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ द इंडिया has assigned power to three tiers in government, that is the central government, the state government and the local government। ये तीनों गवर्नमेंट के अंदर धीरे धीरे हम पूरा अपना बजट को हम पेश करते हैं और 3 टायर से हमारी पूरी गवर्नमेंट चलती है। all these tiers of the government incur expenditure on various activities, raises income of the various sources, and hence it is important to have an idea of the budget for all forms of government of India। गवर्नमेंट के लिए तीनों टायर से उनको अंदाजा होना चाहिए कि हम कैसे कैसे इनकम अर्न कर सकते हैं, कैसे कैसे एक्सपेंडिचर हम कर सकते हैं। ये सभी इनकम और एक्सपेंडिचर के उनके पास अगर तालमेल है तो ही वो गवर्नमेंट चला सकते हैं और अपने बजट को पेश करके गवर्नमेंट से पैसे इकट्ठा कर सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया thus provides a list of responsibilities and the source of revenue for this government, for these governments, and this arrangement is called system of federal finance। फेडरल फाइनेंस का मतलब क्या? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया thus provides a list of responsibility and the sources of the revenue for this government, and arrangement is called system of federal finance। The subject in list of responsibility of the central government are those which are utmost importance for the country and uniform in impact of the state, to mention a few, then defense, railway, census, etc। तो गवर्नमेंट के हाथ में ये तीनों है, डिफेंस रेलवे अपने हाथ में रखे, बाकी के बहुत सारे रिफॉर्म्स के बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट है या स्टेट गवर्नमेंट है, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो पैसे हमारे हैं गवर्नमेंट के पास, जो हमारे लोकसभा के अंदर, हमारे राज्यसभा के अंदर, हमारे विधानसभा के अंदर जो हमारे इलेक्टेड पर्सन जा रहे हैं, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारे लिए अगर उनको काम करना है तो हमारे पैसे वो किस तरह से यूज करे। दिस आर द बजट। उनको एस्टिमेट देना पड़ेगा कि इतना इतना काम है, इतना इतना हम काम कर सकते हैं, तो इस तरह से हमारा बजट ऐसे बढ़ सकता है आगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट विच द subject which have regional importance according to the physical and social environment of respective states, as well as vary for different states, are in the list of responsibility of the state. Some of these are law and order, public health, sanitation, forest, etc. The concerned list mention area of joint responsibility of the central and state. These subjects are important for the country and are uniform in the purpose for the all state, but many requires variations in different states. Some of these are economic development, economic planning, electricity, education, social security, and also and the local bodies look after the प्राइमरी एक्टिविटीज इन लाइक सैनिटेशन एंड स्ट्रीट लाइट एक्सेट्रा। यानी महानगर पालिका है, नगर पालिका है, जो गवर्निंग बॉडी है, उनको अपने अपने काम है, उतने बहुत सारे कंपलसरी वर्क है, बहुत सारे इनकम्पलसरी है। तो ऐसे दोनों जो वर्क है उसके अंदर भी पैसे लगते हैं। जैसे अगर महानगर पालिका की बात करें, महानगर पालिका को इलेक्ट्रिसिटी, रोडवे, हेल्थ एंड हाइजीन, ये बहुत सारे काम होते हैं, तो उनको अपने हिसाब से ये पैसे खर्च करने पड़ते हैं। उसी तरह बहुत सारे लॉ और ऑर्डर के साथ पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन, फॉरेस्ट, ये डिपार्टमेंट भी है जिसके अंदर भी पैसे जा रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि स्टेट की और सेंट्रल की दोनों की जॉइंट में पार्टनरशिप के साथ वो आगे बढ़ते हैं, या फिर बहुत बार ऐसा भी होता है कि सिर्फ स्टेट के लिए है। कई बार जिला पंचायत, तालुका पंचायत, नगर पालिका, महानगर पालिका, ग्राम पंचायत का भी वर्क है। तो अपने अपने हिसाब से खर्च तो होते ही है, तो जाके पूरे देश का डेवलपमेंट होगा। मगर वो डेवलपमेंट करने के लिए एक्सपेंडिचर एंड इनकम आर द की फैक्टर फॉर एनी बॉडीज। ऑल द गवर्नमेंट प्रेजेंट देयर एक्सपेंडिचर इनकम इन फ्रंट in form the budget, so that the budget is important। Meaning of a budget: a government budget is an annual accounting statement, repeat very important, that annual accounting statement, annual यानी पूरे year का annual accounting statement of the item wise estimates of expected revenue and anticipated expenditure of the government for a new fiscal year। यानी नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर
गवर्नमेंट एक स्टेटमेंट बनाती है जिसके अंदर एक्सपेक्टेड रेवेन्यू, कहाँ से इनकम होगी, उनकी एक्सपेक्टेशन है, एंटिसिपेटेड एक्सपेंडिचर, खर्च कितने होंगे, उनका एक स्टेटमेंट गवर्नमेंट जो पेश करती है नए फाइनेंशियल ईयर के लिए, उसे हम बजट कहते हैं। मेन एलिमेंट्स ऑफ द बजट आर, इट्स अ स्टेटमेंट, मैंने बोला आगे एक स्टेटमेंट है, वो कागज है, कागज के अंदर लिखा होता है गवर्नमेंट के रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ खर्च करेंगे, वो एक लिखा हुआ एक कागज है। सेकंड, बजट एस्टिमेट पार्टी इन फिक्स्ड पीरियड्स, जनरली 1 ईयर, 1 ईयर के लिए होता है फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जनवरी टू दिसंबर या मार्च टू अप्रैल, अप्रैल टू मार्च तक का होता है। थर्ड, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द बजट ऑफ एनी गवर्नमेंट इज इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द रीजनल एंड पब्लिक वेलफेयर। ऑब्जेक्टिव जो बजट के अंदर होते हैं वो गवर्नमेंट इकोनॉमी डेवलपमेंट करने के लिए, आम आदमी की भलाई के लिए, बहुत सारे खर्च जो पब्लिक के लिए करने चाहते हैं, ऐसा उनका ऑब्जेक्टिव होता है। इट इज रिक्वायर्ड टू बी अप्रूव्ड बाय द लोकसभा और असेंबली और द सच पब्लिक बॉडीज बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन। अगर उसे इम्प्लीमेंट करना है, खर्च करने के लिए, रोड बनाने के लिए, स्कूल कॉलेज स्टार्ट करने के लिए, अस्पताल बनाने के लिए, या वाटर ड्रेन का कामकाज करने के लिए पैसे इम्प्लीकेशन कब होगा, अगर वो लोकसभा, राज्यसभा या विधानसभा में वो अप्रूवल नहीं लेंगे तो नहीं होने वाला, वो लेंगे वहां से और उसके बाद वो अपने काम स्टार्ट कर सकते हैं, यानी खर्च कर सकते हैं। Usually, a budget is declared by the finance minister of a country. Very, very, very important. Who represent budget in assembly or Lok Sabha, that is finance minister. Every state have their own finance minister and all are in contact with finance minister of central. So everyone know that declare of budget by finance minister of country, state or the head of the governing body. Now very important factors of that purpose of the budget. What are the purpose? Why budget is conduct? हम बजट क्यों बनाते हैं, हम घर का बजट क्यों बनाते हैं, हमारे खर्च और इनकम के बारे में जानने के लिए नहीं, इतना ही है। प्रिडिक्शन हो सकते हैं फ्यूचर में कितनी इनकम होगी, कितना एक्सपेंडिचर होगा, ये भी है। तो अगर गवर्नमेंट अगर बजट बनाती है, अगर घर का हम बजट बनाते हैं, नेक्स्ट मंथ के लिए कितना खर्च होगा, कितना ग्रोसरी, कितना वेजिटेबल, कितना मिल्क, कितना टेलीफोन बिल, कितना खर्च होगा और उसके सामने कितनी इनकम आने के चांसेस है, फ्यूचर के मंथ के अंदर कोई ज्यादा शादी वादी है, कोई खर्च ज्यादा बढ़ने वाला है, तो इनकम का प्रोपोर्शन हम कहाँ से लेंगे, कहाँ से हमें पैसे मिलेंगे, दिस ऑल आर टू बी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट। सो दिस आर द पर्पस फॉर द बजट। बट what is the budget for the government, that we discuss now. So to obtain approval of the body of the elected representatives, the ruling government require an approval of the elected representative of the democratic government for the expenditure and income estimated to be incurred in the ensuing financial, यानी जो वित्त ईयर के अंदर जो भी हम पैसे खर्च करना चाहते हैं, इनकम अर्न करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रूलिंग गवर्नमेंट के पास से अप्रूवल लेनी पड़ती है। ये एक पहला उनका पर्पस है। सेकंड, टू गेट एन आइडिया रिगार्डिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज एंड द एरिया रिक्वायर्ड ऑफ एक्सपेंडिचर। टू गेट एन आइडिया, बजट होगा तो हमें पता चलेगा कि कौन सी एक्टिविटी से गवर्नमेंट शुड अंडरटेक एक्सपेंडिचर, कैन इनकम ऑन various sectors are there, which are the sectors we can earn maximum, which are the sectors are there we can spend maximum। तो ये एरिया उनको पता चल जाएगा अगर वो बजट बनाएंगे कि एजुकेशन के लिए इतना खर्च करना है, डिफेंस के लिए इतना है, रेलवे के लिए इतना है। तो ये सभी प्रोपोर्शन कब कंप्लीट होगा, जब वो बजट बनाएंगे नेक्स्ट ईयर के लिए, फाइनेंस ईयर के लिए। थर्ड पर्पस, प्रोवाइड डायरेक्शन फॉर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ से पैसे आएंगे वो पहले जानना पड़ता है हमें। तो टू गिव द डायरेक्शन ऑफ द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज, कलेक्टेड इनकम, रिसोर्सेज दैट इज कहाँ से इनकम हमें मिलेगी। गवर्नमेंट की इनकम सेल टैक्स हो सकती है, इनकम टैक्स हो सकती है, ऑक्ट्रॉय हो सकती है, बहुत सारे पेनल्टी भी हो सकती है। जहां जहां से इनकम आती है, आरबीआई से पैसे मिल सकते हैं, वर्ल्ड बैंक से पैसे मिल सकते, कहाँ से आएंगे, कैपिटल इनकम कितनी होगी, रेवेन्यू इनकम कितनी होगी, वो पहले एस्टिमेट हमें करना पड़ेगा। फॉर नॉलेज ऑफ द पब्लिक, when a budget is presented, people come to know of commodities which will become cheaper owing to government's increased allocation in those sectors, and commodities which will become dearer owing to the increased tax burden in the sectors। आम आदमी पब्लिक जो भी है उनको भी बजट का एक ही पर्पस है। अगर वो बजट बनाते हैं गवर्नमेंट, तो उनको पता चल जाता है कौन सी चीपर है, कौन सी हाई रेट पे कितना टैक्सेस बढ़ा है, कितना कम हुआ है, उसके हिसाब से वो अपने इनकम का भी अंदाजा लगा सकते हैं। Thus in a way budget is important concepts, components of the planning by government and various
Economic policies are guided by the public, for the budget allocation in the concerned sectors. Now, types of budget. Budget is of two types. First, balanced budget, and second, unbalanced budget. In unbalanced budget, there are two subtypes: deficit budget and surplus budget. Very important. The types of budget you've been asked in section B और section C. सभी ये मार्क के टिक मार्क करें, काफी इंपॉर्टेंट है. बजट के टाइप्स, बजट कौन कौन से है सेक्शन सी के अंदर या सेक्शन ए के अंदर, सेक्शन बी के अंदर डेफिनेशन के तौर पे भी आपकी पूछा जा सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट सेक्टर है ये. तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाय द डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम. जो अकाउंटेंसी के स्टूडेंट है, जो कॉमर्स स्टूडेंट को पता है कि एंट्री डबल होती है, एक डेबिट और एक क्रेडिट. ऑल द बजट आर बैलेंस एज क्रेडिट इनकम साइड एंड डेबिट एक्सपेंडिचर साइड ऑलवेज बैलेंस. बैलेंस बजट दैट मीन्स इफ द टू साइड्स ऑफ द स्टेटमेंट आर इक्वल, दैट इज इनकम आर इक्वल टू एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर इक्वल टू इनकम. यानी जितनी भी इनकम रिसीव होती है और उसके सामने जितने भी खर्च होते हैं वो सभी अगर बैलेंस होता है दोनों साइड, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट. However, in the present reality, government budgetary में भी बैलेंस और अनबैलेंस, जो रियलिटी है उसके अंदर बैलेंस के चांसेस काफी कम है और अनबैलेंस के ही ज्यादा है. और अब बैलेंस बजट के अंदर हम बात करें, दिस मीन्स गवर्नमेंट प्लान्स इट्स एक्सपेंडिचर इन सच अ वे दैट दोस कैन जस्ट बी मेट फ्रॉम द लाइकली सोर्स ऑफ रेवेन्यू. यानी जितनी हमारी इनकम है उतना ही हम खर्च करेंगे. गवर्नमेंट अगर ऐसा सी दिमाग में सोचती है जितनी इनकम है उतना ही खर्च, यानी डेबिट एंड क्रेडिट साइड आर इक्वल फॉर द स्टेट इन द स्टेटमेंट ऑफ द बजट, दैट इज कॉल्ड बैलेंस बजट. This depict an idea, situation, and such a budget is impractical in real sense. एक्चुअली रियल सेंस में ये पॉसिबल नहीं है कि इतनी ही इनकम होगी गवर्नमेंट की, इतने खर्च होंगे. अगर हम घर का बजट बनाते तो सोर्स के बारे में हम जान सकते हैं कि इनकम इतनी हो सकती है और मे भी पॉसिबल है. एस्टिमेट है, बजट इज एन एस्टिमेट स्टेटमेंट, उसके ऊपर फ्यूचर है, इतना खर्च होगा ही होगा, पता नहीं. अगर मेहमान ज्यादा आ जाते हैं तो मिल्क के बिल भी बढ़ जाते हैं, लाइट बिल भी बढ़ जाते हैं, गैस बिल भी बढ़ जाते हैं. तो इट इज एस्टिमेट. अगर घर का बजट बैलेंस नहीं बनते तो गवर्नमेंट के, तो दिस डेपिक्ट एन आइडिया, सिचुएशन एंड सच अ बजट इज एन impractical in real sense. In the developing country, government have many development responsibility and therefore they cannot be plan expenditure within given revenue. यानी जो डेवलपिंग कंट्री है या कि इंडिया, श्रीलंका, चाइना, उनके अंदर गवर्नमेंट को डेवलपिंग एक्सपेंडिचर ज्यादा करने पड़ते हैं, तो रेवेन्यू के ओवरपास होके भी उनको एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं. देयर आर नॉट पॉसिबिलिटी इन द बैलेंस बजट इन डेवलपिंग कंट्री. It is possible even in developed country. Even developed country have to keep on increasing plan expenditure with the given revenue concentrate. Even developed country have to keep on increasing their expenditure after defense and maintains their growth rate of the developed in newer direction. Now, very important in section B or section D, you have been asked in short note also, what is balanced budget and explain the merits and demerits of the बैलेंस बजट. तो व्हाट आर द मेरिट्स, उनके फायदे क्या है बैलेंस बजट बनाने के. फर्स्ट, और बैलेंस बजट एंश्योर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. हमें जो इनस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ता है, कई बार खर्च ज्यादा हो जाते हैं, इनकम कम पड़ती है, इनकम ज्यादा हो जाती है, खर्च कम पड़ते हैं, दैट इज जो बेनिफिट है बैलेंस बजट के, तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उनसे हमें मिलती है कि जितनी इनकम है उतना ही खर्च करते हैं बस, और ज्यादा नहीं कम भी नहीं. Second, in this type of budget, government avoid wasteful expenditure to keep the expenditure equal to income. यानी wasteful expenditure वो कर ही नहीं सकती, क्योंकि उसका बैलेंस बजट है, उनके रेवेन्यू के हिसाब से ही एक्सपेंडिचर करना है. अगर ऑक्ट्रॉय की, टैक्सेस की इनकम उनकी 1 करोड़ है तो उनके सामने उनको 1 करोड़ जितना है एक्सपेंडिचर करना है. यानी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर करेंगे उनको इनकम कम पड़ने वाली है. So that the wasteful expenditure will be not possible. Third, since the government keep expenditure in control to match the income, it does not have to impose additional taxes on the people or to raise extra income to meet अनड्यू एक्सपेंडिचर. यानी एक्सपेंडिचर इनकम के लिमिट में ही करना पड़ेगा. इनकम के लिमिट में अंदर अगर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट करती है तो उसका एक साफ फायदा है कि आम आदमी के ऊपर टैक्स का बर्डन कम होगा, क्योंकि उनको पता है कि टैक्सेस अगर हम बढ़ाएंगे तो कॉमन पीपल के ऊपर भी बढ़ने के चांसेस रहेंगे. मगर हमारा एक्सपेंडिचर ही अगर इनकम के कंट्रोल में होगा, तो एक्सपेंडिचर अगर कंट्रोल में हो रहा है तो इनकम टैक्स से ज्यादा रिकवर करने की कोई नौबत ही नहीं है. हम क्यों आम आदमी के पास या मिडिल क्लास या पुअर के पास से हम टैक्स रिकवर करें, क्योंकि हमारी इनकम इतनी है उतना हम एक्सपेंडिचर कर रहे हैं. अगर एडिशनल एक्सपेंडिचर हम करना चाहते हैं तो वी हैव टू compulsorily increase the tax rate on middle class also and poor person also. So these are not possible in this balanced budget. Now second, demerits of the balanced budget. उनके दो सिक्के के दो पहलू है. एक बेनिफिट देखा, उनके जो लॉस
डीमेरिट से वो हम देखें, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड वेलफेयर में बी curtailed if government have to restrict expenditure and economic activities to match the income. इनकम को मैच करने जितना ही अगर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करेगी तो वेलफेयर के बारे में सोचेगी नहीं। वो कॉमन पब्लिक क्या जिनको रिक्वायरमेंट है उनको पता है कि अगर यहाँ पे एक ही ब्रांच है बैंक की और दूसरी ब्रांच अगर वो करना चाहते हैं मगर बजट के अंदर वो है ही नहीं, पैसे खर्च करने के बारे में कुछ सोचा ही नहीं है, तो लोगों को हाड़मारी हो सकती है। अगर रास्ते बनाने के लिए उन्होंने ताम लिया है कि यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 35 किलोमीटर तक ही हम रास्ते बनाने के लिए खर्च करेंगे तो बाकी के लिए भुगतना पड़ेगा लोगों को। तो वेलफेयर आर देयर नॉट why because they have to match their expenditure in income. Second, if government does not restrict expenditure and if it raises taxes in order to increase income to match the excess expenditure, then people have to bear excessive tax burden. अगर गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, if the government does not restrict expenditure, अगर वो एक्सपेंडिचर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करती है, and if the raise taxes in order to increase income टू मैच द एक्सेस एक्सपेंडिचर, और अगर एक्सपेंडिचर जो है उनको मैच करने के लिए इनकम गवर्नमेंट के पास नहीं है तो टैक्स बर्डन के चांसेस रहते हैं, क्योंकि एक्सपेंडिचर मस्ट बी मैच विथ इनकम। अगर एक्सपेंडिचर का बजट के अंदर ज्यादातर उल्लेख किया है गवर्नमेंट ने तो उनके अंदर ध्यान में रहेगा कि इनकम तो आनी ही पड़ेगी। अगर इनकम नहीं है आपके पास तो इनकम के सोर्स टैक्स ही है तो टैक्स बर्डन होने के भी चांसेस रहेंगे। यानी इनकम के लिमिट में अगर एक्सपेंडिचर होता है तो बात अलग है, मगर एक्सपेंडिचर का बजट के अंदर ज्यादा शेयर है और इनकम का कम है तो डायरेक्टली इफेक्ट हो सकती है मैच करने के लिए टैक्स बर्डन की। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दिस सेंटेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आई अंडरलाइन दिस ऑल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एमसीक्यू और वन सेंटेंस, एक मार्क के लिए और एक सेक्शन बी वन लाइनर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एडम स्मिथ वाज इन फेवर ऑफ बैलेंस बजट, who was in favor of balanced budget, that is Adam Smith, और Adam Smith was in dash of balanced budget, that is favor, उन्होंने फेवर की है उनकी तरफेण में एडम स्मिथ ने बोला है। उनकी बात ऐसी थी कि एडम स्मिथ का कहना ऐसा था कि बैलेंस बजट होना चाहिए, बट केन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, केन्स asserted that the case in balanced budget government do not spend enough to maintain full employment. उनको ऐसा लगा कि इसको कि अगर जो बैलेंस बजट होगा तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए कुछ नहीं सोचेगी। क्यों? एम्प्लॉयमेंट और बैलेंस बजट का जो ताल्लुका है या उनका रिलेशनशिप काफी इजी है, आपको समझ में आना चाहिए कि अगर गवर्नमेंट ऐसा सोचती है कि अगर बैलेंस बजट होगा तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर इक्वल, एक्सपेंडिचर कम होगा इनकम भी कम होगी, या इनकम ज्यादा होगी तो एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा, मगर उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यानी गवर्नमेंट ऐसा सोचे कि किसी एक एरिया के अंदर इंडस्ट्रियल एरिया को इस्टेब्लिश करना है, वहां इंडस्ट्रीज का कारखाना लगाना है, प्लांट मशीनरी लानी है और एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, तो उसके पास पैसे नहीं है। उन्होंने ऐसा सोचा तो उसके पास पैसे आने चाहिए और पैसे आने के चांसेस उनके वो लगते हैं तो एम्प्लॉयमेंट को बढ़ावा मिल सकती है, लोगों को रोजगारी मिल सकती है। क्योंकि फैक्ट्री अगर स्टार्ट करते हैं तो वहाँ प्लांट के अंदर काम करने वाले मजदूर चाहिए, इंजीनियर चाहिए, एमबीए चाहिए, एमसीए चाहिए, बहुत सारे टेक्नीशियन पर्सन भी चाहिए जिनको वो पैसे दे सकती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ा सकती है। तो केन्स के हिसाब से वो बैलेंस बजट के टोटली खिलाफ थे। वो ऐसा सोचते रहे कि अनबैलेंस बजट आर इनवाइटेबल इन सम ऑफ द कंट्रीज सो दैट फुल एम्प्लॉयमेंट कैन जनरेट। इन अदर वर्ड्स, in order to maintain full employment, government must incur more expenditure in the economy if required. Now, second, unbalanced budget, very very important. Totally opposite than that. The total expenditure and the total income in such a budget are not equal. Accordingly, this budget can be a deficit or surplus. अगर expenditure और income एक नहीं है तो there is a possibility of deficit and surplus. In deficit budget the government anticipated total expenditure is more than anticipated total income. काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर गवर्नमेंट की जो इनकम है वो गवर्नमेंट की इनकम अगर एक्सपेंडिचर से कम है, गवर्नमेंट की इनकम जो है वो एक्सपेंडिचर से कम है, अगर गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर करेंगे अगर वो ज्यादा हो जाएंगे और इनकम कम होगी तो जो बजट बनेगा वो डेफिशिएट बनेगा। That means income side is lower than expenditure side. That is called anticipating total expenditure is more than anticipated total income. That is called deficit budget. काफी important है, आप you mark it important, very very important for MCQ or one sentence or even in section C. Give the definition or give the differences between deficit budget and surplus budget, so you can understand that in the
डेफिशिएट बजेट एंटीसिपेटेड टोटल एक्सपेंडिचर यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया नतीजा ठन ठन गोपाल, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचेगा अगर इनकम हमारी कम होगी एक्सपेंडिचर ज्यादा होगा तो वो जो बजट बनेगा दैट इज कॉल्ड डेफिशिएट बजट, यानी जेब में 54 नहीं और हम खर्च करें रुपये का। तो इन present time government budget are mostly deficient. Any economy which is developing usually spend more than the income as expenditure on development activities like education, social welfare, creation of public utilities, etc. as are higher, while owing to low economic development income from the taxes and other sources are lower. जो डेवलपिंग कंट्री है वो डेवलपिंग कंट्री के लिए इनवाइटेबल है हमारा डेफिशिएंट बजट ही, क्योंकि उनके बजट के अंदर मैक्सिमम एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, क्रिएटिंग पब्लिक यूटिलिटीज उसके बारे में उनको ज़्यादा सोचना पड़ेगा, उनके ऊपर खर्च भी ज़्यादा करना पड़ेगा। और अगर इनकम आने के चांसेस ऐसे कंट्री के अंदर काफ़ी कम है क्योंकि टैक्स काफ़ी कम लोग पे करते हैं, अगर टैक्स पेयर है उसके पास भी उनकी इनकम मिडिल क्लास और लोअर क्लास के पास से नहीं आ सकती, तो देयर इज अ लोअर सोर्स ऑफ इनकम इन डेवलपिंग कंट्री। सरप्लस बजट टोटली अपोजिट देन डेफिशिएट। डेफिशिएट में हमने क्या देखा, एक्सपेंडिचर इज मोर देन इनकम, यानी खर्च ज्यादा है। तो सरप्लस के अंदर सरप्लस बजट इज वन ऑफ इन विच गवर्नमेंट स्पेंड लेसर देन एंटीसिपेटेड इनकम, यानी उनकी इनकम ज्यादा है, एक्सपेंडिचर पब्लिक के लिए वो कम करेगी। एक्सपेंडिचर इज लोअर देन इनकम, गवर्नमेंट की जेब ज्यादा गर्म है, यानी गवर्नमेंट के पास ज्यादा इनकम है। अगर गवर्नमेंट के पास ज्यादा इनकम है और वो खर्च कम कर रही है दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट। इन शॉर्ट, एंटीसिपेटेड इनकम इज मोर देन एंटीसिपेटेड एक्सपेंडिचर, यानी उनकी इनकम के बारे में वो ज्यादा सोच रही है, एक्सपेंडिचर नहीं करी है। दिस मीन्स द गवर्नमेंट इज कलेक्टिंग मोर रेवेन्यू फ्रॉम द सिटीजन बाय द वे ऑफ टैक्सेस, वो गवर्नमेंट अपने सिटीजन के पास से ज्यादा पैसे अर्न कर रही है देन व्हाट इट इज स्पेंडिंग टू फॉर द सिटीजन, वो खर्च कम कर रही है डेवलपमेंट के, वेलफेयर के, उसके साथ साथ जो भी सोशल एक्टिविटीज है वो कम कर रही है, इनकम ज्यादा अर्न कर रही है। Overall development and welfare activities will be lower in the economy. In reality, most government do not do this. This type of budget is usually seen in dash country, very important on the page number 108 पेज। डेवलप कंट्री के अंदर कौन सा बजट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड सरप्लस बजट, और डेवलपिंग कंट्री के अंदर कौन सा हो सकता है, डेफिशिएट। डेफिशिएट इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर आर मोर देन इनकम एंड सरप्लस दैट इज इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। सो इन डेवलप्ड कंट्री देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ दिस टाइप ऑफ सरप्लस बजट, बट इन डेवलपिंग कंट्री only and only deficit budget is inevitable. Now next, merit of deficit budget and demerit of deficit budget, then merit of surplus budget and merit of demerit of surplus budget। ये deficit कौन कौन सी है उनके मेरिट्स कौन कौन से डेफिसिट बजट के। फर्स्ट इज दिस बजट इज नन टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड वेलफेयर एक्टिविटीज। अगर डेफिशिएट बजट है यानी गवर्नमेंट खर्च करने के लिए रेडी है, खर्च करने के लिए दैट मीन्स डेवलपमेंट के चांसेस है, इंडस्ट्रियल एरिया बढ़ाएंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर इरिगेशन की फैसिलिटी देंगे, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, रोड ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, सोशल एक्टिविटी के लिए वो खर्च कर रही है, दैट मीन्स वेलफेयर एक्टिविटी आर मोर, दैट इज द बिग बेनिफिट, बिग मेरिट्स ऑफ द डेफिसिट बजट। सेकंड, in times of low economic activity, the government spend more in the economy for investment and creating employment. Thus, the economy gets a boost during the depression and the economic growth can pick up. यानी अगर डिप्रेशन से वो इकोनॉमी गुजर रहा है तो गवर्नमेंट अगर डेफिशिएंट बजट पेश करेगी तो देयर इज अ चांस ऑफ सम एम्प्लॉयमेंट कंस्ट्रक्शन वर्क। अगर रोड ट्रांसपोर्टेशन बन रहा है या फिर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हो रही है या फिर ब्रिज के काम काज कर रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, सर्विस सेक्टर को बढ़ावा मिल रहा है, एक एरिया के अंदर 2 की जगह 4 हमें बैंक दिखाई दे रही है, दैट इज द डेवलपमेंट बूस्टिंग and generate so many economical activity, and that why that is very important that everyone can get employment, so that very big advantages for developing country. The issue of unemployment is maybe reduced and it possibility to economic pick up in depression mode. From the depression mode. Third, the tax burden upon the people is lower in the proportion of economic activity as expenditure are high and incomes are lower, and taxes are a source of income for the government. गवर्नमेंट के जो बर्डन है वो गवर्नमेंट अपने खुद के हिसाब से करेगी, एक्सपेंडिचर करना चाहती है
तो इनकम जो है टैक्स बर्डन पीपल के ऊपर नहीं रखेंगे, क्योंकि इनकम आर लेसर देन द एक्सपेंडिचर वो ज्यादा करेगी तो लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन कम होगा, क्योंकि इनकम ही कम है डेफिसिट के अंदर गवर्नमेंट की। तो इनकम कहाँ से आने वाली है? लोगों के पास से, टैक्स से, बहुत सारे दूसरे रिसोर्स से। मगर टैक्स कम होगा तो लोगों का बर्डन भी कम रहेगा, लोगों के ऊपर टैक्स का बर्डन भी कम रहेगा। नाउ डीमेरिट्स ऑफ डेफिसिट बजट, डीमेरिट्स भी है, बहुत सारे डीमेरिट्स है। उनके अंदर फर्स्ट है, इन ऑर्डर टू मीट द डेफिसिट गवर्नमेंट बोरो द इंक्रीजिंग डेप्ट बर्डन ऑन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के ऊपर कर्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि गवर्नमेंट के पास इनकम नहीं है फिर भी डेवलपमेंट कर रही है, दूसरे कंट्री से या आरबीआई से वो लोन ले रही है, वो उनके हाई इंटरेस्ट से पे कर रही है डेवलपमेंट के साथ साथ, तो उसके ऊपर कर्ज बढ़ता जाएगा। सेकंड, डेफिसिट इन द बजट आल्सो शोज दैट गवर्नमेंट डू नॉट हैव कंट्रोल ऑन एक्सपेंडिचर। ये सब भी हो सकता है कि खर्च के ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता गवर्नमेंट का, डेवलपमेंट करना है, वेलफेयर करना है, तो बहुत सारे एरिया ऐसे भी है जहां डेवलपमेंट के कोई पॉसिबिलिटी नहीं थे, वहां भी डेवलपमेंट हो गया, और जहां एक्चुअल रिक्वायरमेंट थी वहां रह गया, ऐसा भी हो सकता है। और जहां नहीं करना चाहिए था खर्च वहां कर दिया, तो ऐसे कंट्रोल नहीं रहता गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का, तो ये भी एक डिमेरिट्स है। इन केस ऑफ हाई डेफिसिट इट कैन also conclude that the tax revenue collected from the public going to wasteful expenditure। अगर डेफिसिट गवर्नमेंट बजट पेश कर रही है, एक्सपेंडिचर ज्यादा कर रही है, उसके पास इनकम नहीं है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी टू रेवेन्यू जनरेट बाय द टैक्स बर्डन आने के भी चांसेस है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास पैसे नहीं है तो गवर्नमेंट कहां से पैसे लाएंगी? टैक्स से। तो टैक्स के बर्डन भी झेलने के लिए पीपल को नेक्स्ट ईयर रेडी रहना पड़ेगा। तो ये एक बजट के, डेफिसिट बजट के डीमेरिट्स हमने देखे। अब सरप्लस बजट के कौन से मेरिट है और डीमेरिट्स है उसकी हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेरिट्स ऑफ द सरप्लस बजट। दिस बजट इज यूजफुल इन टाइम्स ऑफ सेवरल इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के टाइम में मेरिट सरप्लस बजट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्फ्लेशन के टाइम में पैसे जो है लोगों के पास ज्यादा आ जाते हैं, लोग ज्यादा खर्च करने लगते हैं, और जो मिडिल क्लास पर्सन है उनको इस रेट के ऊपर वो बेयर नहीं कर सकते। व्हेन द गवर्नमेंट स्पेंड लेसर, एम्प्लॉयमेंट, इनकम एंड डिमांड रिड्यूस एंड इन्फ्लेशन कैन बी रिस्ट्रिक्टेड। यानी उसके अंदर गवर्नमेंट खर्च ही नहीं करेगी। यहाँ पे सरप्लस का मतलब गवर्नमेंट की इनकम ज्यादा, एक्सपेंडिचर कम, गवर्नमेंट इंडस्ट्रियलाइजेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं करेगी, कोई भी नए काम नहीं करने वाली, लोगों के पास से जितने भी पैसे है वो अर्न करेगी टैक्स के हिसाब से, तो लोगों के पास जो पैसे थे वो गवर्नमेंट के पास चले गए, सो इट विल रिस्ट्रिक्टेड द इन्फ्लेशन इन सरप्लस बजट। क्योंकि लोगों के हाथ में अगर पैसे रहेंगे तो 100% प्राइस बढ़ने के चांसेस रहेंगे, और इन्फ्लेशन दैट इज कंटिन्यूस प्राइस राइजिंग इन कमोडिटीज, तो ये एक कंट्रोल होगा। सेकंड, देयर इज नो बर्डन फॉर द बोरोइंग, दिस टाइप ऑफ, यानी कुछ कर्ज नहीं है, डेब्ट नहीं है गवर्नमेंट को, इनकम ही इनकम है। थर्ड, सेविंग ऑफ द गवर्नमेंट इंक्रीज विच कैन बी यूज्ड फॉर द डेवलपमेंट इन फ्यूचर पीरियड्स। गवर्नमेंट के पास अगर सरप्लस से पैसे आ रहे हैं, खर्च कम कर रही है, तो उसके पास एक फंडिंग होगा, फंड अगर ज्यादा होगा तो फ्यूचर के अंदर वो दूसरे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हाथ में ले सकती है, तो ये एक बेनिफिट हो सकते हैं। नाउ डीमेरिट्स ऑफ द सरप्लस बजट, पीपल आर मेड to pay more taxes and enhance government income, but the welfare they receive from government spending reduce। साफ बात है, गवर्नमेंट सरप्लस बजट के अंदर इनकम ही ज्यादा अर्न करती है, तो वेलफेयर के बारे में तो सोचना ही बंद है। लोगों को जो मिलना चाहिए अपने टैक्स से वो नहीं मिलेगा, और गवर्नमेंट अपने जेब अच्छी तरह से भरती रहेगी। वो फ्यूचर में कुछ ना कुछ करेगी, मगर प्रेजेंट के अंदर कोई वेलफेयर के चांसेस नहीं है, कोई रोड नहीं बनेंगे, कोई ब्रिज नहीं बनेंगे। गवर्नमेंट को डेवलपमेंट के लिए जो पैसे चाहिए वो उनको फ्यूचर के अंदर वो काम आ सकते हैं, मगर करंट पीरियड के अंदर कोई बेनिफिट ऐसे सरप्लस बजट में नहीं मिलेंगे लोगों को। इफ देयर इज नो इन्फ्लेशन then lower spending will result in lower investment, employment, income and production, which may lead the depression in the economy। इकोनॉमी के अंदर अगर इन्फ्लेशन नहीं है और पैसे गवर्नमेंट उसके हाथ में ज्यादा रखते, इन्वेस्टमेंट नहीं करते, एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं हो सकती है, गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट को, नए वेलफेयर को, नए वेलफेयरिंग वर्क को अगर आगे नहीं बढ़ा सकती, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ डिप्रेशन ऑफ इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर महामंदी आने के भी चांसेस हो सकते हैं सरप्लस बजट के। थर्ड, इफ द सरप्लस बजट इन द बजट persistently rises for the several years, then there is a possibility and problem arising of the excess saving। अगर ऐसा ही चलता रहा 2, 3, 4 साल तक, तो there may be problem arising out of excess saving।
जो सेविंग होनी चाहिए वो सेविंग नहीं होगी, एक्सेस सेविंग है उनका क्या करें, कौन से प्रोजेक्ट के अंदर डाले, कौन से हम लोगों को अब वेलफेयर दे, वो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो हर एक के दो पहलू है, दोनों के हमने देखे, मेरिट डिमेरिट। मगर सरप्लस बजट जो है वो बेसिकली डेवलपमेंट कंट्री के लिए बेनिफिशियरी है, और डेवलपिंग कंट्री के लिए हम सोचे तो वो डेफिशिएंट बजट ही अच्छा है। नाउ accounts of budget. In order to truly understand the concept of budget, it is necessary to get the idea of the accounts of budget. By the rules of accounts, every budget has two sides. First, the credit side, where the income and revenue of the government are recorded, and the second, that is debit side, where the expenditure of the government are recorded. Further classification on the both side is as under. अकाउंट यानी दो तरह के उनके साइड होते हैं गवर्नमेंट के, एक डेबिट और एक क्रेडिट। डेबिट के अंदर क्या होगा, गवर्नमेंट जो भी खर्च करेगी, स्पेंडिंग होगी, एक्सपेंडिचर होगी, वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगी, और जो इनकम होगी गवर्नमेंट की, वो रेवेन्यू होगी, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। तो ऑन द क्रेडिट साइड देयर आर टू मेन पार्ट्स, दैट इज रेवेन्यू इनकम एंड कैपिटल इनकम। उनकी इनकम कौन कौन सी है गवर्नमेंट की, वो एक रेवेन्यू इनकम है और कैपिटल इनकम है। रेवेन्यू और कैपिटल के बीच अगर आपको पूछा जाए कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल, ध्यान में रखना, अगर जो रेगुलरली इनकम होती है दैट इज को रेवेन्यू इनकम, और बार बार नहीं होती, एक बार 2 साल में एक बार, 3 साल में एक बार, या कई बार एक ही बार होगी, ऐसी इनकम को हम कैपिटल इनकम कहेंगे। रेवेन्यू का मतलब द डायरेक्ट एंड द इनडायरेक्ट एक्सेस प्रॉफिट ऑफ द पब्लिक एक्सपेंड enterprises, fees and the fines from the public utilities continue the revenue income. It is called current income, as a receipt and the expenditure are made ऑन ट्रांजेक्शन ऑन करंट पीरियड। यानी करंट पीरियड के अंदर जो रोजाना इनकम होती है गवर्नमेंट की, दैट इज को रेवेन्यू, इट इज रिकॉर्डेड इन द क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड के अंदर रेवेन्यू इनकम हम क्रेडिट करेंगे, यानी डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंटरप्राइजेस की पब्लिक के अंदर हम फीस रिकवर करते हैं, पब्लिक यूटिलिटीज को हम यूज करने के लिए जो भी पैसे इकट्ठा करते हैं, रिसीव हम उनको देते हैं। एक्सपेंडिचर जो होता है पब्लिक का, किसी कोई भी गवर्नमेंट के अगर वो ऐसे एंटरटेनमेंट के लिए या कोई भी ऐसे जो टैक्स डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो देती है, उनकी इनकम जो होती है वो रोजाना होती है, वो रेवेन्यू इनकम है। कैपिटल इनकम, दिस रिसिप्ट आर from the transaction which have long term continuous impact. long term very very important, long term 2 साल 3 साल 1 साल के बाद गवर्नमेंट को ऐसे फंडिंग मिलते हैं। इनकम जनरेट बाय द गवर्नमेंट इन द फॉर्म द बोरोविंग फ्रॉम द मार्केट इन द ओन कंट्री एंड अब्रॉड। यहाँ से अगर वो कर्ज लेते हैं या बाहर से कर्ज लेते हैं तो कर्ज रोज हमें नहीं मिलता, हर मंथ नहीं मिलता, तो वो 1 या 2 बार मिलता है। बोरोविंग फ्रॉम द सेंट्रल बैंक, इनकम फ्रॉम द दिस इन्वेस्टमेंट आर आल्सो रिकॉर्डेड इन दिस अकाउंट। यानी बाहर के लोग अगर इंडिया के अंदर आते पैसा देते हैं तो वो सभी इनकम जो होती है वो कैपिटल इनकम बार बार नहीं मिलती है। कैपिटल इनकम एंड रेवेन्यू इनकम, दैट इज डेली बेसिस ऑन द ईयरली, मंथली, रेगुलर टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्सेस मींस व्हाट, अगर हम कोई चीज परचेस करते हैं उसके ऊपर जो टैक्स हम देते हैं दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्सेस। दैट मींस दिस टाइप ऑफ इनकम कैन इजीली अर्न फ्रॉम डे टू डे पीरियड्स। ऑन द डेबिट साइड, ये क्रेडिट साइड की बात हुई। अब डेबिट साइड यानी जो हम खर्च करते हैं, खर्च 2 तरह के होते हैं गवर्नमेंट के, करंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। करंट एक्सपेंडिचर की बात करें तो जैसे हमने आगे बोला कि करंट यानी रेगुलर बेसिस के ऊपर रेवेन्यू, दैट इज कॉल्ड करंट वन टाइप ऑफ, एंड कैपिटल इट नॉट रेगुलर बेसिस। दिस first is current expenditure. These are expenditure made in the current year on salaries of the government employee, interest payment on the loan taken by the government, pension, subsidy, grant, current expenditure. These all are known as a current expenditure. यानी गवर्नमेंट जो एम्प्लॉय को रखती है उनको पैसे देती है, पेंशन देती है, उसके बाद जहां से उन्होंने लोन लिए उनको पैसे पे करने पड़ते हैं, अगर वो सब्सिडी देती है तो फिर दूसरी डिफेंस के अंदर वो ग्रांट देती है, वो सब कुछ गवर्नमेंट को रोजाना डेली बेसिस के ऊपर करना पड़ता है। दैट इज कॉल्ड करंट एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर, this expenditure on the transaction which have long term or the continuous impact of the government funds. These accounts include loan given by the government to other government, repayment of the previously taken loans, capital expenditure or social and economic service, as well as capital expenses of defense. यानी गवर्नमेंट जो एक्सपेंडिचर लॉन्ग रन के ऊपर करेगी, अगर हम डिफेंस की बात करें, हमने बड़े बड़े मिसाइल्स बना दिए, बड़े बड़े बंकर बना दिए, हमने बहुत बड़ा वेपन्स के अंदर इन्वेस्टमेंट किया, इट इज लॉन्ग टर्म एक्सपेंडिचर। कंटिन्यूस गवर्नमेंट, उनके साथ साथ गवर्नमेंट अगर दूसरी जगह से लोन लाई है तो वो रीपे करेगी, और टेकन लोन फ्रॉम
and they paid this loan. तो ऐसे लोन जो है इकोनॉमिक सोशल सर्विस के बारे में जो पैसे खर्च करती है गवर्नमेंट, ब्रिज बनाते हैं, रोड ट्रांसपोर्टेशन करती है, इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसीजर. एक बार खर्च किया मगर उनका बेनिफिट बहुत साल तक गवर्नमेंट को मिल सकता है. तो ऐसे खर्च जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है. नाउ thus a budget to accounts current accounts which recorded current income, current expenditure. Capital accounts, that is recorded capital income and capital expenditure. Now very important topics and very current topics, you mark it important, that is called GST. GST, very familiar word for you all and very important. How to calculate, what are the commodities are included for the GST or what are not, this all are in this chapter. So goods and service tax, in short, what is the full form of GST? That is goods and service tax. Goods and service tax in abbreviation of GST. Under democracy, a country has incurred expenditure after widespread activities beside a developing economy has to make increasing investment in public utilities. To meet increasing expenditure, a state government must raise its income. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर अगर करेगी, बहुत सारी एक्टिविटी कर रही है डेवलपिंग कंट्री के लिए, तो इनकी इनकम भी बढ़नी चाहिए. अगर इनकम नहीं है तो एक्सपेंडिचर के बारे में सोच नहीं सकती, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट, उनके इनकम भी बढ़ने चाहिए. तो वो इनकम वो राइज हो रही है, इनकम बढ़ रही है. Taxes are an important source of development country. डेवलप कंट्री हो या डेवलपिंग कंट्री है, सबके लिए टैक्स ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है. Taxes are an important source of revenue or income for a state government. Taxes are classified into two broad categories as direct taxes and indirect taxes. Keep in mind that काफी अच्छी तरह से यह ध्यान में रखना है कि गवर्नमेंट की इनकम के बहुत सारे सोर्स में से एक ही सोर्स अच्छा है, दैट इज कॉल्ड टैक्सेस. और गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को दो तरह के टैक्सेस मिलते थे, direct taxes and indirect taxes. In India, all form of government, central, state, local, have collecting various type of indirect taxes. इंडिया के अंदर गवर्नमेंट सेंट्रल हो, स्टेट हो, लोकल हो, वो सभी वेरियस टाइप्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस ध्यान में रखना. इनडायरेक्ट टैक्सेस का उनके पास ही राइट है. इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐसी लोकल बॉडी जो है, स्टेट, लोकल गवर्नमेंट, सेंट्रल, ये सभी अपने हिसाब से इनडायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है. हाउएवर द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया मेड कॉन्स्टिट्यूशंस अमेंडमेंट्स एंड इंट्रोड्यूस अ कॉमन टैक्स कॉल्ड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इन ल्यू ऑफ मैनी इनडायरेक्ट टैक्सेस. ध्यान में रखना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर जो भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस, जो हमारा संविधान है, उसके अमेंडमेंट के अंदर, उनके संविधान के अंदर जीएसटी को गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया और बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को वहां से हटा दिया गया और एक कॉमन टैक्स की बात हुई. पूरे इंडिया के अंदर एक ही टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया. जीएसटी बिकम एप्लीकेबल फ्रॉम डैश डैश डैश, वेरी इंपॉर्टेंट, July 1st 2017. July 1st 2017 is the applicable year of the GST. Very important for MCQ, mark it important, this is very important. July 1st 2017, 17 के अंदर 1st जुलाई के अंदर it is applicable in India, that is GST. कब applicable हुआ, या July 1st 2017 के अंदर कौन सा टैक्स इंट्रोड्यूस हुआ, that is goods and service tax. A common tax introduced in lieu of that is उनको हटा दिया गया. किसको? Several indirect taxes imposed by the central and the state government in India came to known as the goods and service tax. Goods and service tax की अगर डेफिनेशन बोली जाए तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक कॉमन टैक्स इंट्रोड्यूस किया और जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट अर्न करती थी उनको हटा के एक नया टैक्स का पूरे अमेंडमेंट के अंदर चेंज करके गवर्नमेंट ने 1 जुलाई 2017 को इंट्रोड्यूस किया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी. नाउ मीनिंग ऑफ जीएसटी, द गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस, that is called GST, is an indirect taxes levied on the supply of goods and services. Indirect taxes के अगेंस्ट में टैक्सेस इंप्लीमेंट हुआ है. The common tax introduced by replacing various indirect taxes levied by the central and the state government. गवर्नमेंट ने ये हटा दिया है इनडायरेक्ट टैक्सेस, जो बहुत सारे तरह के से हम इनडायरेक्ट टैक्सेस पे करते थे, उनकी जगह ऑन द बिहाफ ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, दैट इज कॉल्ड जीएसटी, नोन एज ए गुड्स एंड सर्विस टैक्स.
It is an indirect tax. Keep in mind that GST is an indirect taxes. Dash is indirect taxes. That is GST, or GST known as a dash type of taxes. Indirect और direct, that is indirect. Indirect taxes है. सभी indirect taxes का एक नाम बना दिया है गवर्नमेंट, that is called GST. It has encompassed several indirect taxes which were earlier imposed by the central and state government. जो केंद्र के अंदर और हमारे राज्य के अंदर जो अलग अलग तरह के से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उनको एक करके जीएसटी बनाया है. द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी फॉर द जीएसटी इज जीएसटी काउंसिल. The administrative authority for the GST is the GST Council. पूरा वहीवट करने के लिए उनके ऊपर एक काउंसिल बनाई गई, that is called GST Council. The Finance Minister of India, इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं of the India is stated to be the chairperson. उनका जो रोल है वो चेयरपर्सन का है पूरे काउंसिल के अंदर. एंड द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स आर स्टेटेड टू बी द मेंबर. वो काउंसिल जो जीएसटी बनती है, जीएसटी के काउंसिल के मेन चेयरपर्सन होते हैं सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर. और 28 स्टेट्स के जो अलग अलग हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो उनके मेंबर्स होते हैं. द इनडायरेक्ट टैक्सेस रिप्लेस्ड बाय द जीएसटी आर नोटेड एज. जो हम अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्सेस पहले लेते थे, स्टेट और सेंट्रल हमारे पास से लेती थी, उनको कैंसिल करके एक जीएसटी के अंदर बना दिया है. तो वो कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस थे? दैट इज कॉल्ड सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, देन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटीज, सर्विस टैक्स. ये चारों जो इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, सेंट्रल सीएसटी यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स, सेल टैक्स यानी वेचाण वेरो हम ऐसे गुजराती में बोल सकते हैं, यानी कोई भी चीज पहले जो बेचते थे उनको हम सेल टैक्स देते थे, मगर अब वो निकल गया है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी निकल गई है. एक्साइज ड्यूटी यानी अगर हम कोई भी कॉमोडिटी लाते थे तो उसके ऊपर हमें पैसे देने पड़ते थे, टोल नाका के अंदर हमें कुछ ना कुछ देना पड़ता था. एडिशनल कस्टम ड्यूटी, कस्टम ऑफिसर जो थे बाहर से अगर हम पैसे कोई भी कॉमोडिटी लाते थे तो उनके ऊपर हमें पैसे करने पड़े. सर्विस टैक्सेस, अगर हम होटल में खाना खाने जाते थे या कोई भी एंटरटेनमेंट करने जाते तो वो सब कुछ पहले हम देते थे, वो सर्विस टैक्स. या फिर कोई हमारे घर पे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट रखने आते हैं तो उनके अंदर, या जो भी सर्विस पर्सन सर्विस दे रहे थे उनके ऊपर हम सर्विस टैक्स देते हैं. बैंकिंग सर्विस के ऊपर या इंश्योरेंस सर्विस के ऊपर भी हम जब प्रीमियम पे करते हैं उसके ऊपर भी हमें टैक्स लगता है, दैट इज कॉल्ड सर्विस टैक्स. वो सभी इनडायरेक्ट टैक्स थे, उनको हटा दिया और जीएसटी करा. सेकंड, इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज बाय जीएसटी, लाइक वैल्यू एडेड टैक्सेस. वैट था पहले इनडायरेक्ट स्टेट और टेरिटरीज के अंदर, यानी जो केंद्र शासित प्रदेश थे हमारे 6 या 7, तो उनके अंदर वो वैट था. परचेस टैक्स, ऑक्ट्रॉय, यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट में से अगर हम गुड्स और कोई भी कमोडिटी लाते थे तो टोल नाका के ऊपर हमें ऑक्ट्रॉय पे करना पड़ता था. वो उसके बाद सेल टैक्स और एंटाइनमेंट टैक्स और एंट्री टैक्स, ये सभी टेरिटरी और ड्यूटीज और वो जो स्टेट गवर्नमेंट इनडायरेक्ट टैक्स के हेड के अंदर वो रिकवर करते थे. तो ऐसे 4+5 यानी 9 टैक्स का एक ही नाम बन गया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी एंड एप्लीकेबल ऑन July 1st, 2017. Thus, several indirect taxes are replaced by only one tax on goods and service, that is called GST. However, the basic custom duty is not substituted by the GST. Very, very important. The basic custom duty is not substituted by the GST. The custom duty is not substituted by the GST. ध्यान में रखना, ये काफी important है. Now, reason for the introduction of GST. क्यों ये GST क्यों आया? What are the reason? क्यों लाना पड़ा? और अगर वो ना होता तो क्या होता? तो जीएसटी लाने का कारण क्या है? इन द फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट इंडिया, मोस्ट ऑफ द डायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. ध्यान में रखना, डायरेक्ट टैक्सेस आर कलेक्टेड बाय डैश, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट. पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ही और अभी भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डायरेक्ट टैक्सेस कलेक्ट करती है. डायरेक्ट टैक्सेस मीन्स व्हाट? डायरेक्ट टैक्सेस यानी इनकम टैक्स हम जो पे करते हैं, वो किसी की इनकम के ऊपर से जो टैक्स रिकवर करेंगे, इट इज नॉट पार्ट ऑफ जीएसटी. दिस इज डायरेक्ट टैक्सेस. इट इज अ होल proprieties of and rights to collect only by central government, whereas the indirect taxes of the different types of collected by the central as well as state. या बहुत सारे indirect taxes भी central और state को collect करने का right था. State collect indirect taxes to meet their expenditure. However, prior to GST, the rates of the same type of taxes were different in a different state.
अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे। ये क्यों लाना पड़ा जीएसटी को, तो अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग जीएसटी था, सॉरी इनडायरेक्ट टैक्सेस था। बिसाइड द सेम गुड्स एंड सर्विस वाज टैक्सड बाय द सेंटर एज वेल एज स्टेट। बहुत सारे कॉमोडिटी तो ऐसी थी जिसके ऊपर सेंट्रल भी रिकवर करते थे टैक्स और स्टेट भी रिकवर करती थी, यानी एक ही कॉमोडिटी के ऊपर दो दो हम टैक्स पे करते थे। Moreover, when the goods and service was transported from one state to another state, both the states levied a separate indirect tax on it. अगर एक स्टेट में से दूसरे स्टेट में अगर कोई भी मान कर यहाँ गुजरात से राजस्थान कोई हम गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे तो गुजरात के अंदर भी टैक्स पे करने पड़ते थे, सर्विस इनडायरेक्ट टैक्सेस, और अगर राजस्थान में हमारा माल पहुंचा वहां गुड्स और सर्विस हमारे पहुंचाते हम राजस्थान महाराष्ट्र, तो वहां के स्टेट वाले भी हमसे वो पैसे लेते थे। सो सेपरेटेड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन बोथ साइड्स ऑफ स्टेट्स, hence the burden of taxes and administrative effort variety of the taxes on the same goods and services also increased। यानी एक ही कॉमोडिटी के ऊपर दो तरह के टैक्स है, एडमिनिस्ट्रेटिवली भी थोड़ा दिक्कत में आता था और जो ट्रेडर है उनको भी ज्यादा पे करना पड़ता था। GST was introduced due to this. First, impose a single tax on single goods and services by eliminations of the municipal multiple taxes ऑन अ सिंगल गुड्स एंड सर्विस। ये एक रीजन है, 6 रीजन से ये जीएसटी आया। पहला तो एक सिंगल गुड्स के ऊपर दो तरह के स्टेट के अलग अलग हम नहीं ले सकेंगे, उनको एक ही टैक्स देना पड़ेगा और वो है जीएसटी, तो ये रिमूव हो गया। सेकंड, एलिमिनेट द डिफरेंस इन टैक्स रेट्स बिटवीन द स्टेट और सिमिलर गुड्स एंड सर्विस। एक ही गुड्स और सर्विस के लिए पहले अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट थे। इंडिया के अंदर गुजरात के अंदर 10% है, पुणे के अंदर 12%, ऐसे अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस के रेट थे, तो उनको एलिमिनेट द डिफरेंस इन द टैक्स रेट बिटवीन स्टेट्स एंड सिमिलर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यानी जीएसटी के अंदर सब कुछ इक्वल हो गया, चाहे वो यहाँ से गुजरात से महाराष्ट्र जाए या पुणे जाए, इक्वल जीएसटी। रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ द टैक्स कलेक्शन एंड केस एंड ईज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इनडायरेक्ट कलेक्शन। इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर भी जो हम कलेक्शन करते थे उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिवली बहुत सारे प्रॉब्लम खड़े होते थे, तो उन सभी एडमिनिस्ट्रेटिवली भी स्मूथली रन हो जाए, आसानी से हम मैनेज कर सके, उसकी वजह से भी जीएसटी आया। फोर्थ, मेक डिजिटल प्रोसीजर ऑफ टैक्स कलेक्शन लेस कॉम्प्लिकेटेड। डिजिटल पेमेंट करना है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो हर एक जगह जीएसटी एक ही है, तो हमें पता है कि यहाँ से हम ये कॉमोडिटी को बाय करेंगे या परचेस करेंगे, चाहे वो यहाँ से महाराष्ट्र जाए, महाराष्ट्र से वो राजस्थान जाए, या फिर कोई भी इंटर स्टेट के अंदर अगर ट्रांजेक्शन होगा तो डिजिटल पेमेंट पॉसिबल रहेगा। कब? जब जीएसटी है, इक्वल स्टेट के अंदर इक्वल टैक्स रेट है, तो जीएसटी पॉसिबल है, तो डिजिटल पेमेंट पॉसिबल होगा। तो डिजिटल पेमेंट के लिए भी जीएसटी आया। रिड्यूस टैक्स इवेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ टू मेक इनडायरेक्ट टैक्स स्ट्रक्चर मोर प्रोडक्टिव इन टर्म्स ऑफ रेजिंग द रेवेन्यू। पहले ऐसा होता था कि टैक्स हम नहीं पे करते थे, इनडायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू टैक्सेस, बहुत सारे ट्रेडर्स जब लेन देन करते थे ऑक्ट्रॉय के अंदर या एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहे तो बहुत सारे पे करते थे, बहुत सारे ऊपर के दे देते थे। जो करप्शन था, वो करप्शन के दौर पे बहुत सारे रॉन्ग वर्क भी हुए, उनका नतीजा ये हो कि गवर्नमेंट को इनकम कम पड़ रही, तो गवर्नमेंट को इनकम ज्यादा मिले उसका भी एक रीजन था कि जीएसटी आना चाहिए, क्योंकि दो स्टेट के अंदर अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो पहले दो स्टेट में नहीं, दूसरे स्टेट में जाते जाते ऊपर का पैसा दे देते तो ऊपर का टैक्स नहीं भरना पड़ता था। तो ऐसे बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर टैक्स इवेशन और अवॉइडेंस था, उनको भी पकड़ में लाने के लिए जीएसटी रखा गया। रिड्यूस द बर्डन ऑफ द इनडायरेक्ट टैक्स ऑफ द पीपल, पीपल के ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस का बर्डन कम हो, एक ही पॉलिसी इंप्लीमेंट हो जाए, ये भी एक रीजन था। ये 6 पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है सेक्शन डी के लिए। व्हाट आर द रीजन बिहाइंड इम्प्लीकेशन ऑफ जीएसटी। नाउ टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीएसटी के टाइप्स कौन कौन से, गुड्स एंड सर्विस टैक्स के टाइप्स कौन कौन से है? तो फर्स्ट, इन इंडिया जीएसटी इज क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड कैटेगरी। ध्यान में रखना, सिर्फ 2 ही है टाइप्स उनके। इंडिया के अंदर जीएसटी आर क्लासिफाइड इन 2 ब्रॉड कैटेगरीज। फर्स्ट कैटेगरी इंक्लूड्स सीजीएसटी एंड सेकंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी एंड सेकंड इज आईजीएसटी। ध्यान में रखना, फर्स्ट सीजीएसटी और एसजीएसटी एंड सेकंड आईजीएसटी। सी that is central goods and service tax and SGST that is state
गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यूटी दैट इज टेरिटरीज, यूनाइटेड टेरिटरीज यानी केंद्र शासित प्रदेश के लिए जीएसटी, एसजीएसटी यानी स्टेट यानी राज्य के लिए जीएसटी, और सीजीएसटी यानी सेंट्रल, सेंट्रल यानी केंद्र, केंद्र के लिए जीएसटी। जीएसटी के अगर सी दैट इज सेंट्रल, जीएसटी के अगर एस यानी स्टेट, जीएसटी के लिए अगर यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरीज। आईजीएसटी सेकंड टाइप से आईजीएसटी, आई दैट इज इंटरनेशनल। आईजीएसटी का मतलब इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट ध्यान में रखना। आईजीएसटी का मतलब है इंटरमीडिएट नहीं, इंटीग्रेटेड, ध्यान में रखना, इंटरमीडिएट नहीं, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड संकलित, जिसे हम गुजराती में कहते हैं संकलित। तो इंटीग्रेटेड जीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और आईजीएसटी, ये दो ही है, दो मेन हमारे टाइप से, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेकंड आईजीएसटी। सीजीएसटी एंड एसजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेकंड है आईजीएसटी दैट इज इंटीग्रेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पहले की हम बात करें सीजीएसटी एंड एसजीएसटी और यूटीजीएसटी। if GST is produced within the same state, then two types of GST are by GST central GST, which is rate charge as a central tax, and second SGST that is state GST, which is charged as state tax. In case of production and sale in within a UT, it's called UTGST. अगर यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश के अंदर दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के अंदर अगर हो रहा है तो वो जो जीएसटी होगा वो यूटी जीएसटी, या फिर एक ही स्टेट के अंदर, एक स्टेट दूसरे स्टेट के अंदर जो भी ट्रांसपोर्टेशन करेगा उसके अंदर जो भी लगेगा वो एसजीएसटी है। आई रिपीट अगेन, एसजीएसटी स्टेट जीएसटी दैट इज कॉल्ड एसजीएसटी। एस का मतलब है स्टेट, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज चार्ज एज द स्टेट्स टैक्स, स्टेट टैक्स यानी गवर्नमेंट के जो राज्य के अंदर जो भी टैक्स रिकवर होंगे दैट इज कॉल्ड जी एस जीएसटी, एस स्टेट, स्टेट जीएसटी। इन केस ऑफ प्रोडक्शन एंड सेल्स इन विदिन अ यूनियन टेरिटरी इट इज कॉल्ड यूटी जीएसटी। अगर केंद्र शासित प्रदेश के बीच अगर कुछ लेन देन हो रही है और अगर वो कलेक्ट करते हैं तो वो यूटी जीएसटी है। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, इफ गुड्स इज प्रोड्यूस्ड इन अहमदाबाद एंड सोल्ड इन भावनगर, गुड्स जो है वो अहमदाबाद में अगर प्रोड्यूस हुआ और भावनगर में सोल्ड होता है, एंड द रेट on such a goods is 18% and the cost of the goods is 100 rupees, then GST is imposed as 9% for the CGST and 9% for the SGST, that is called 18%। ध्यान में रखना, अगर 100 रुपीज का कोई भी एक यूनिट अगर अहमदाबाद में प्रोडक्ट करने के बाद हम भावनगर में बेच रहे हैं, अहमदाबाद में प्रोडक्ट हुआ 100 रुपीज का यूनिट भावनगर में बेचा जा रहा है, तो 100 के ऊपर 18%, ध्यान में रखना, स्टेट के अंदर ही, एक गुजरात के स्टेट के अंदर ही भावनगर और अहमदाबाद दो सिटी है, किसी एक स्टेट के अंदर ही अहमदाबाद और भावनगर एक सिटी है, तो दोनों सिटी के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, गुड्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहे हैं, दो स्टेट के अंदर नहीं, एक ही स्टेट के अंदर दो सिटी के अंदर हो रहा है, तो उसके अंदर 100 रुपीज का अगर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है तो 18% 100 के ऊपर लगेगा। वो 100 के ऊपर 18% यानी 18 रुपीज जो इनकम है वो 9% स्टेट की होगी और 9% सेंट्रल की होगी, दैट इज कॉल्ड एसजीएसटी। अगर सेम दो अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश के बीच, दीव दमन दादरा नगर हवेली के बीच में अगर कुछ हो रहा है 100 के आइटम को लेके 18% अगर इंपोज हो रहा है तो यूटी का 9% और सेंट्रल का 9% होगा, यानी एक स्टेट के अंदर दो अलग अलग सिटी के अंदर जो ट्रांसपोर्टेशन होगा और गुड्स का आदान प्रदान होगा उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो 18% लगेगा। इट इज अ सिंपल एग्जांपल। नाउ आईजीएसटी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉम्प्लिकेटेड, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। इफ अ गुड प्रोड्यूस इन वन स्टेट इज सोल्ड इन अनदर स्टेट, ध्यान में रखना, ऊपर जो था वो एक ही स्टेट के दो अलग अलग सिटी के अंदर बेचा जाता था, मगर यहाँ पे क्या है, इफ अ गुड्स प्रोड्यूस इन अ वन स्टेट इज सोल्ड इन अनदर स्टेट, then the applicable GST rate is IGST. If a goods produced in Ahmedabad
इज सोल्ड इन मुंबई, दो अलग स्टेट हो गए, गुजरात अहमदाबाद, बॉम्बे महाराष्ट्र, दोनों अलग अलग हो गए। यानी अहमदाबाद में प्रोड्यूस हुआ गुड अगर बॉम्बे में बेचा गया, देन IGST इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स इज एप्लीकेबल। If value of the goods 100, then IGST, that is called integrated goods and service, that is called 18%। यहाँ पे स्टेट के कोई चांस नहीं है, इंटीग्रेटेड टैक्स होगा वो 9% CGST, 9% HGST नहीं होगा, कॉमन 80% के हिसाब से गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड IGST। समझ में आई बात? सेंट्रल ग्रॉस गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी CGST और SGST कब एप्लीकेबल होता है? जब एक स्टेट के अलग अलग दो सिटी के अंदर आदान प्रदान होते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, लेन देन होते हैं, तो कॉमोडिटी के ऊपर 9+9 के हिसाब से होगा। मगर IGST कब होगा? दो अलग अलग स्टेट, गुजरात के जो प्रोडक्शन हुआ, अगर वो महाराष्ट्र, बॉम्बे, राजस्थान, कोई भी 27 रेस्ट ऑफ द स्टेट इन इंडिया are committed some of the economical transaction in terms of goods, then and then only it will be applicable 18%, that is called IGST. So final price 100 plus 18, that is called 118, so it is called IGST. Now enforcement of GST was introduced from, I repeat again, 1st July 2017, very important year. GST was introduced from 1st July 2017 after making constitutional amendment. It replaced about 17 different indirect taxes which are imposed by the central and state government in India. जो अलग अलग 17 different indirect taxes थे, कितने थे? 17, very important, 17 in different taxes को 2017 के अंदर ध्यान में रखना। अगर मेमोराइज करनी है ईयर को तो ये बात ध्यान में रखना कि 17 डिफरेंट डायरेक्ट टैक्सेस थे और वो 2017 के जुलाई के अंदर मर्ज हो गए एक नाम के ऊपर, दैट इज कॉल्ड GST। द फॉलोइंग आर द सम इंपॉर्टेंट enforcement are areas of the GST in India. Respective rates of the central and state indirect taxes, where the determinants by the central and the state with different consideration. With the GST for the whole country emerged the need to have one nodal agency to determine rates and regulate the GST procedure. यानी एक एजेंसी है GST का पूरा जो कारोबार है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट है, उनके लिए एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर के अंदर एक नोडल है पूरा जो प्रोसीजर करते हैं। So GST for the whole country emerged from need of the nodal agency, एजेंसी के तहत ये सब कुछ डिसाइड हो गया। For this purpose GST council was set up, GST की पूरी काउंसिल सेटअप होती है। The chairperson that we all know, our finance minister of the central के अंदर, लोकसभा के अंदर जो हमारे सेंट्रल फाइनेंस मिनिस्टर है, वो फाइनेंस मिनिस्टर जो चेयरपर्सन है, एंड ऑल स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर आर द मेंबर ऑफ दिस काउंसिल। Very important. Rate of GST. Now rate of GST, there are different item, different goods and different rates are there, that we all aware in which commodity we applicable for the GST and what are the totally GST free commodity and how much are there of taxes for the various type of goods. So in this portion, in the beginning, 5 different rates of the GST are determined for the different types of goods and services. First, zero GST, certain goods and service exempted from the GST. GST के अंदर ये सभी कॉमोडिटी को बात कर दिया है, उसके ऊपर कोई भी GST नहीं लग रहा है, that is 0% GST. Some of the these goods and services are very important. In section 1, what are the zero GST commodities? Give the example of zero GST commodity. That agriculture goods like vegetable, fruits, cereals, educations and health service, these are totally GST free. GST free के अंदर कौन कौन सी बात है? तो हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, सेरल्स है, एजुकेशन है और हेल्थ, वो सभी टोटली GST फ्री है। सेकंड, लेवल ऑफ द रेट्स, अलग अलग रेट्स के हम बात करेंगे, अब कौन कौन से ऊपर कितना कितना GST हो सकता है। अदर गुड्स एंड सर्विसेज आर टैक्सड at 5%, 12%, 18% and 28%, depending on the types of needs which they satisfied. 28% rate is imposed mostly on entertaining and luxurious goods. अगर हमें ओडी लेनी है तो पैसे अगर ज्यादा है आपके पास, पैसे की गर्मी ज्यादा है तो आपको पैसे ज्यादा भरना पड़ेगा। That is called 28% rate imposed mostly on the entertainment and luxurious goods in services. Third,
compensation to states. There is a bill to provide compensation for 5 years from the introduction of the GST to state that suffer loss of revenue owing the introduction of GST. अगर बहुत सारे स्टेट ऐसे हैं जहां इनडायरेक्ट टैक्सेस से जीएसटी काफी कम रिकवर हो रहा है, तो उनको 5 इयर्स का कंपनसेशन मिला है, उनको 5 इयर्स के बाद जो लॉस अकर हुआ है उनको पे कर देंगे गवर्नमेंट. एज एन immediate effect of the GST, some state would gain while some would incur revenue losses owing to GST. ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्सेस ज्यादा रिकवर होते थे बहुत सारे स्टेट के अंदर, वो थोड़े कम हो गए हैं, तो जीएसटी से बहुत सारे स्टेट को फायदा भी हुआ है, बहुत सारे स्टेट को नुकसान भी हुआ है. गुड्स एंड सर्विस टैक्स कीप आउटसाइड द realms of the GST. In the initial phase, certain goods and services are kept outside the purview of GST. These are taxed according to the earlier rates of the various indirect taxes. Gradually, these goods may be brought under the purviews of GST. These are alcohol and second petroleum product. ये दो कॉमोडिटी ऐसे है जिसके ऊपर हम जीएसटी नहीं लगा सकते हैं अभी भी, अल्कोहल और पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डीजल, क्रूड, एविएशन एंड टर्बन फ्यूल्स. एटीएफ, aviation, turbo fuels, ATF and natural gas are totally free from the GST. Still alcohol. Second, tax credit scheme. Very, very, very important. Tax credit scheme. You have been asked in section B, what is tax credit scheme, or explain tax credit scheme. Earlier, there was no provision under the indirect taxes system for the input tax credits on indirect taxes paid. But now GST allowed for input tax credit. GST paid by the trader at the time of purchase of goods is deductible from the GST payable at the time of sales of the goods. For example, when a trader pays GST rupees 35,000 at the time of purchase of a goods, and if 40,000 is payable as GST on sale of the same goods, GST paid 35,000 at the time of purchase, it is deductible from the GST payable rupees 40,000 on the sale of the goods and requires to pay net amount of the 5,000 as GST. ध्यान में रखना, जो ट्रेडर अपने कॉमोडिटी को रॉ मटेरियल अगर परचेस करता है या गुड्स बेचने के लिए जहां से परचेस करेगा वहां उनको जीएसटी देने पड़ेंगे. सपोज उन्हें 35,000 पे किए, वो गुड्स को परचेस करके लाए और वो गुड्स के ऊपर अपना प्रॉफिट ऐड करके दूसरे कस्टमर को उन्होंने बेचे और उसके ऊपर से उन्होंने 40,000 कमाए और 40,000 उनको जीएसटी के तौर पे करने हैं. तो ध्यान में रखना, ट्रेडर ने जो 35,000 पे किए हैं सेम आइटम को परचेस करने के लिए, तो वो 40,000 में से डिडक्ट हो जाएंगे और बाकी बचे 5,000 उनको जीएसटी के अमाउंट पे करनी पड़ेगी. दैट इज कॉल्ड टैक्स क्रेडिट स्कीम. यानी उन्हें 35,000 पे कर दिए है गवर्नमेंट को पहले से ही, वो सेम कॉमोडिटी के ऊपर, और सेम कॉमोडिटी अगर वो बेचेंगे और उनसे जो इनकम होगी उनके ऊपर उनको जीएसटी पेड करना है, तो गवर्नमेंट को जो 35,000 उन्होंने ऑलरेडी पेड किए हैं उनकी क्रेडिट उनको मिलेगी. कि आपको जब तक 40,000 होते हैं तो 40,000 के करीब करीब अगर होंगे तो 35,000 हमने पे कर दिया है, तो अब आपको जीएसटी 5,000 ही पे करना पड़ेगा. दैट इज 35,000 इज नोन एज ए क्रेडिट, टैक्स क्रेडिट उनको मिलती है. कि अगर 1 लाख का माल उन्होंने परचेस किया है, 35,000 1 लाख के माल के ऊपर ट्रेडर ने गवर्नमेंट को जीएसटी के तौर पे कर दिया है, और वो 1 लाख का सामान अगर कस्टमर को बेचता है और उसके ऊपर 40,000 जीएसटी उनको पे करना है, तो गवर्नमेंट को उन्होंने जो 35,000 पे कर दिया ट्रेडर ने, तो वो 35,000 की क्रेडिट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी. और अब उनको 40,000 के सामने पहले 35,000 पे कर दिया है, तो 5,000 ही जीएसटी पे करने पड़ेंगे. ये बात काफी अच्छी तरह से समझ लेना है कि 35,000 भी पे किए, 40,000 भी पे किए तो 75,000 नहीं, ऐसा नहीं है. सेम प्रोडक्ट के ऊपर 35,000 अगर उन्हें पहले पेड कर दिए है गवर्नमेंट को, और वो कॉमोडिटी अगर कस्टमर को बेचता है और उसके ऊपर 40,000 उन्होंने रिकवर की है जीएसटी, तो गवर्नमेंट को, उस ट्रेडर को, गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ रेस्ट ऑफ द 5,000 हैव टू पे एज ए जीएसटी. कीप इन माइंड दैट वेरी क्लियरली. टैक्स क्रेडिट स्कीम आर देयर. नाउ after GST, another point are there, that is idea of budget of different tiers of the government in India. अलग अलग तरह के टायर्स हैं इंडिया के अंदर.
आप सभी जानते ही हो, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट दैट इज म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपलिटी, पंचायत, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत, दीज आर द गवर्निंग बॉडी ऑफ लोकल ruling party. So concept of the union budget, central government of budget in India, the central government of budget is presented by the finance minister in Lok Sabha. Very important. कौन पेश करेगा बजट? तो लोकसभा के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर जो है वो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश कर सकते हैं. In the last week of the February every year, and Lok Sabha approve the budget after discussion and necessary amendment are made later. The budget is effective from 1st अप्रैल टू 31 मार्च. वेरी इंपॉर्टेंट. फरवरी के लास्ट वीक के अंदर यानी 28 फरवरी के करीब बजट अनाउंस होता है, और वो एक प्रपोजल है. अनाउंस बजट कर दिया उसका मतलब नहीं कि इम्प्लीकेशन ही है. इम्प्लीकेशन जो होगी वो इम्प्लीकेशन 1 अप्रैल से स्टार्ट होगी, यानी फरवरी के अंदर जब वो बजट पेश होगा तो फरवरी के बाद 28 फरवरी के बाद उनका इम्प्लीमेंटेशन होगा 1 अप्रैल को. यानी मार्च और अप्रैल 2 मंथ के अंदर, 1 मंथ के अंदर पूरा सोचेंगे कि प्रपोजल क्या है. सभी पार्टी, रूलिंग पार्टी डिस्कस करेगी अमेंडमेंट के साथ, वो सही है या गलत है, उसके अंदर जो कट लिखे, जो इनकम लिखे वो सही है या गलत, वो सब कुछ करना होगा. उसके बाद ही वो 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च के नेक्स्ट ईयर के लिए इम्प्लीकेशन हो सकते हैं. यहाँ पे एक थोड़ा सा एग्जांपल बताया है. करंट रेवेन्यू, एन आइडिया ऑफ द बजट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया. करंट अकाउंट्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको. इनकम जो टैक्स रेवेन्यू थी, रेवेन्यू फ्रॉम द डायरेक्ट टैक्सेस, रेवेन्यू फ्रॉम द इनडायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विस टैक्स दैट इज जीएसटी. डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस का अब एक ही हेड है जीएसटी. टैक्स रेवेन्यू फ्रॉम द यूटीज, ये इनकम है गवर्नमेंट के करंट के. उसके बाद इनकम ऑफ अदर इनकम दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट ऑफ द डिविडेंड, फीस, फाइन्स, असिस्टेंस रिसीव फ्रॉम द अब्रॉड, ये सभी इनकम हो रही है. ये करंट इनकम की बात हुई. कैपिटल इनकम की बात करें तो रिकवरी ऑफ लोन, बोरोइंग, अदर कैपिटल इनकम, ये सभी गवर्नमेंट की क्रेडिट साइड है. अब डेबिट साइड की बात करें तो दो तरह के हैं. नॉन प्लान एक्सपेंडिचर आर इनकर्ड ऑन द programs of various sectors which is not detailed in the plans as such. जैसे इसकी इंटरेस्ट पे करना, सोशल सर्विस करना, पब्लिक यूटिलिटीज के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च करते हैं, इकोनॉमिक सर्विस के अंदर एग्रीकल्चर सर्विस, इंडस्ट्रियल सर्विस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रांसपोर्टेशन, टेक्नोलॉजी, ये सभी के लिए खर्च करते हैं. नॉन प्लानिंग एक्सपेंडिचर भी हो सकते हैं, करंट एक्सपेंडिचर हो सकते हैं, सब्सिडी देते हैं, सैलरी पेंशन पे करते हैं, ये सभी एक्सपेंडिचर करंट के हैं. और अगर हम कैपिटल की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर रीपेमेंट ऑफ द लोन गिवन टू द अदर गवर्नमेंट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये सभी गवर्नमेंट को खर्च करने पड़ते हैं. ये दो तरह के इनकम और एक्सपेंडिचर का बजट के अंदर ऐसे पेश किया जाता है. द एक्सपेंडिचर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज क्लासिफाइड into plan and non-plan expenditure. Development expenditure means expenditure which is provide a direct boost to economic development. ध्यान में रखना, developmental expenditure means what? Developmental expenditure means expenditure which provides a direct boost of the economic development. For example, irrigation, some of the non expenditure like implication of the expenditure of the pensions, ये सभी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए भी ये एक्सपेंडिचर करने पड़ते हैं. नाउ दिस इज द एग्जांपल ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट बजट. यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट की इनकम देखे तो बहुत सारी इनकम पहले थी. इनडायरेक्ट टैक्सेस बहुत सारे थे. फॉर एग्जांपल स्टैम्प ड्यूटी थी, स्टेट एक्साइज ड्यूटी थी, सेल्स एंड वैल्यू एडेड टैक्स थे, व्हीकल टैक्सेस थे, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटीज थी, एंटरटेनमेंट टैक्स थे, ऑक्ट्रोइड थे, व्हीकल टैक्सेस थे, टैक्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी ओमिट करके एक ही बना दिया, दैट इज कॉल्ड जीएसटी. These all are replaced from the GST. You can see here this type of bracket here. These all are now converted indirect taxes, that is called GST. Tax on agriculture income which does not exist at present times. Land revenue, stamp duty, ये A से B से लेके K तक का जो पहले अलग अलग indirect taxes थे वो एक GST के अंदर आ गए हैं. Then after some of the indirect taxes of government, ये उनकी क्रेडिट है, उनकी इनकम के साइड है. और उनके कैपिटल अकाउंट की बात करें तो इंटरेस्ट, डेब्ट, लोन,
वेज टू मीन्स ऑफ दैट, ये सभी उनके कैपिटल अकाउंट्स के अंदर इनकम आ रही है। अब एक्सपेंडिचर की बात करें तो सोशल सर्विस लाइक एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, फैमिली वेलफेयर, वेलफेयर ऑफ सप्लाई, सैनिटाइजेशन, वेलफेयर of SC, ST, OBC, economic service like agriculture, rural development, irrigation, industries, minerals, transportation, communication, science, technology, ये सभी के ऊपर उनको रेगुलरली खर्च करने पड़ते हैं गवर्नमेंट को। तो स्टेट गवर्नमेंट का ये सभी एक्सपेंडिचर है। नॉन डेवलपमेंटल आर ऑल्सो सम ऑफ द जनरल एक्सपेंडिचर लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर, पेंशन एक्सपेंडिचर, ये सभी उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा, पैसे उनको खर्च करने पड़ेंगे। ऐसे खर्च स्टेट करती है इकोनॉमी के अंदर। और कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन इकोनॉमिक सर्विस, कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन गवर्नमेंट जनरल सर्विसेज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ये सभी उनको कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर भी खर्च करना पड़ता है। ये एक स्टेट गवर्नमेंट का एग्जांपल है। और अब जो हम बात करेंगे बजट ऑफ द लोकल गवर्नमेंट दैट इज जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, ये सभी कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर हम बात करें तो अपने अपने हिसाब से उन लोगों को भी इनकम मिलती है, उनको भी खर्च करने पड़ते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो आइडिया ऑफ द बजट ऑफ द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो बजट के अंदर कौन कौन सी इनकम है, कौन कौन से खर्चे, उसकी हम बात करेंगे। तो इनकम के अंदर बात करें कॉर्पोरेशन की तो ग्रांट, सब्सिडी, कंट्रीब्यूशन जो स्टेट से उनको मिलते हैं पैसे, वो उनकी इनकम बन जाती है। प्रोजेक्ट ग्रांट फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट, जो स्टेट गवर्नमेंट है वो ऐसी लोकल बॉडी म्यूनिसिपल को देती है इनकम। ऑक्ट्रॉय नाउ एबोलिश्ड इन द गुजरात के अंदर ऑक्ट्रॉय जा चुकी है। प्रॉपर्टी टैक्स जैसे कि जनरल टैक्स, वाटर टैक्स, जो म्यूनिसिपल कमिश्नर म्यूनिसिपैलिटी हमसे रिकवर करती है। वैकेंट लैंड टैक्स, जो खाली जगह उसके भी टैक्स उनको मिलते हैं, जिसके ऑनरशिप में लैंड है उनको पैसे देने पड़ते हैं। व्हीकल टैक्सेस, एंटरटेनमेंट टैक्सेस, एजुकेशन सेस, ये सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम है। इनकम अदर देन टैक्स दैट इज कॉल्ड फीस ऑन यूज ऑफ म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी, हम म्यूनिसिपल प्रॉपर्टी जो भी यूज करेंगे उनकी फीस पे करनी पड़ेगी। फीस कलेक्शन फ्रॉम द पब्लिक प्लेसेस, पब्लिक प्लेस बनाए हैं गवर्नमेंट ने, गार्डन बनाए हैं बहुत सारे पब्लिक के एंटरटेनमेंट के लिए बने, उनकी फीस हमें पे करनी पड़ेगी। पब्लिक सर्विस वो दे रही है, ये सभी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की इनकम है, उनके अगेंस्ट उसको खर्च भी करने पड़ेंगे। एक्सपेंडिचर टू ग्रांट, सब्सिडी एंड कॉन्ट्रीब्यूशन, लॉन चार्जेस पे करने पड़ेंगे। सैलरी, पेंशन, ये सभी एम्प्लॉय को पे करने पड़ेगी। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर के अंदर टेलीफोन बिल, स्टेशनरी बिल्स, ये भी उनको पे करने पड़ते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, फ्यूल के भी उनको पैसे खर्च करने पड़ते हैं। मेंटेनेंस करना पड़ता है पूरे डिपार्टमेंट को, उनके खर्च करने पड़ते हैं। ऑर्गेनाइजेशन फंक्शंस होते हैं वो भी उनके खर्च के अंदर आते हैं। तो ऐसे लोकल बॉडी को भी इतने खर्च करने पड़ते हैं। उनके कैपिटल एक्सपेंडिचर की हम बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए, किसी सिटी को अगर मेगा सिटी बनाना है, उनको ट्रांसपोर्टेशन की, रोड ट्रांसपोर्टेशन की, टेलीकम्युनिकेशन की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, मशीनरी टूल्स, ये सभी उनके एक्सपेंडिचर कैपिटल हो। और कैपिटल इनकम की अगर बात करें, ग्रांट रिसीव फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट बार बार ग्रांट नहीं देगी। सेकंड, कैपिटल गेन फ्रॉम द प्रॉपर्टी ओन्ड बाय द कॉर्पोरेशन, और डेब्ट कैपिटल, अदर कैपिटल इनकम, ये सभी उनकी कैपिटल इनकम बन सकती है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, फंक्शंस ऑफ द पंचायत एंड इट्स सोर्सेज और रेवेन्यू की हम बात करेंगे। ये जो पॉइंट है उसके अंदर हम ग्राम पंचायत के अंदर जा रहे हैं। पंचायती राज यानी पंच परमेश्वर है। पंचायती राज के अंदर पंचायत, पंच यानी 5 मेंबर्स। यहाँ पे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि पंचायती राज के अंदर कितने मेंबर हो सकते हैं। तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस इज ओल्डेस्ट मेथड ऑफ द लोकल गवर्नेंस इन एशिया। पंचायत मीन्स एन असेंबली ऑफ 5, कीप इन माइंड दैट 5 मेंबर्स की असेंबली बनती है, दैट इज कॉल्ड पंचायत। इन इंडिया फॉर रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत आर देयर। 3 टायर्स फॉर द पंचायत, ग्राम पंचायत, तालुका पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट। तो according to the constitutions of the India, panchayats in their respective areas can prepare a plan for the economic development and social justice and also execute. The different states have various forms of the Panchayat Raj Institute. The facility these states must devolve functions to them. Several functions are mentioned in their list of responsibility by the constitutions of the India. State also provide them finance as per recommendations of the state. Finance commissions responsibility to execute the various committees called Gram Sabha Shamits, or may be called as other such names. The Panchayat Raj
act has provide greater strength to the institutions and how they do not have to depend too much on recommendations of safe finance commissions and upon the state government, but they get some funds in their accounts directly from the center, thus they are financially better of the before land. तो यहाँ पे बात हुई कि ग्राम पंचायत के अंदर क्या है, ग्राम पंचायत के अंदर पंचायती राज के अंदर बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशंस है, लोकल बॉडी है, उनको भी अपने अपने खर्च करने की उनकी भी ड्यूटी है, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गवर्नमेंट को भी उनको उनके बजट दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी इनकम उनको वहां से मिलती है, स्टेट से मिलती है, बहुत सारी इनकम बहुत सारी जगह से मिलती है। तो ऐसे बहुत सारे ग्राम पंचायत को भी बहुत सारे खर्च करने पड़ते हैं, इनकम उनकी होनी चाहिए। तो सोर्स ऑफ इनकम ऑफ द पंचायत को कहाँ से इनकम मिल सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर अर्न फ्रॉम स्टेट, शेयर इन द स्टेट टैक्सेस एज सजेस्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूशंस एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन। जो स्टेट फाइनेंस कमीशन ने सजेस्ट किया है कि जो भी टैक्स के स्टेट की इनकम होगी उसके अंदर भी शेयर होगा किसका? पंचायत का, तो वहां से उनको सबसे पहले इनकम मिलेगी। सेकंड इनकम की हम बात करें तो सबसे पहले ग्रांट रिसीव डायरेक्टली फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को नहीं, डायरेक्ट ग्राम पंचायत को भी पैसे देती है, तो ग्राम पंचायत की ये भी थोड़ी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है कि डायरेक्ट उनको पैसे मिल रहे हैं, सेंट्रल से मिल रहे हैं बहुत सारे काम के लिए। थर्ड, फंड फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट टू एग्जीक्यूट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, यानी स्टेट गवर्नमेंट से भी पैसे मिलते हैं, किसके? जो उन्होंने अपने प्रोजेक्ट अनाउंस किए हैं उसके साथ कम्युनिकेट करके गवर्नमेंट के साथ रह के सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के शेयर के भी उनको पैसे मिल सकते हैं। फंक्शन ऑफ द पंचायत, आइटम्स ऑफ द एक्सपेंडिचर, उनके खर्च कौन कौन से हो सकते हैं? आप सभी जानते हैं ग्राम पंचायत के अंदर बहुत सारे काम है। सबसे पहले तो वाटर सप्लाई, लोगों को पानी देना, वाटर पंप, सेवेक्स, गटर योजनाएं, रोड्स, क्लीनलीनेस, पब्लिक हेल्थ, इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सभी उनको भी खर्च करने पड़ते हैं, तो उनके भी बजट उनको बताने पड़ेंगे, तो उनको पैसे मिल सकते हैं। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इन सेक्शन सी और इन सेक्शन डी, टाइप्स ऑफ डेफिशिएट budget can be balanced or unbalanced between total income and expenditure, and unbalanced budget can have a surplus or deficit. The types of deficit in the budget with the specific reference to the India are: first, revenue deficit, budgetary deficit, fiscal deficit. फर्स्ट इज रेवेन्यू डेफिसिट। डेफिसिट का मतलब साफ है कि आपका खर्च ज्यादा है, इनकम कम है, बस ये दिमाग में सेट करके रखना है। अब रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या है? तो रेवेन्यू डेफिसिट अराइज इज व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर, कीप इन माइंड टोटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ, टोटल मीन्स रेवेन्यू, कैपिटल एंड करंट बोथ। टोटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम बात करेंगे कैपिटल और करंट दोनों की, कैपिटल और रेवेन्यू दोनों की। जो कैपिटल है वो बार बार नहीं होते, करंट है, रेवेन्यू बार बार होते हैं, वो दोनों ऐड होंगे तो बनेगा टोटल एक्सपेंडिचर। सो रेवेन्यू डेफिसिट अराइजेस व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑन रेवेन्यू करंट अकाउंट इज मोर देन टोटल रिसिप्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज ए रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू के अंदर अगर टोटल एक्सपेंडिचर उनके ज्यादा है, टोटल एक्सपेंडिचर इनकम से, टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है टोटल इनकम से, तो जो डेफिसिट होगी दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू अकाउंट कंटेन करंट transaction of the government, and deficit in this account in simple sense means that the government is not able to meet and routine expenditure from its current income. This shows insufficient working of the government machinery. Such a deficit can be made greater borrowing on the capital account, यानी गवर्नमेंट के जो रूटीन एक्सपेंडिचर है उनसे भी ज्यादा वो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए बहुत सारे इनकम की जरूरत पड़ेगी, मगर उनके पास अगर इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर ही ज्यादा है, चाहे वो कैपिटल हो या करंट हो, वो खर्च करने के लिए उनके पास खर्च ज्यादा है, और अगर इनकम कम है तो वो जो टोटल है, वो टोटल एक्सपेंडिचर इज मोर देन टोटल इनकम, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट। नाउ बजट डेफिसिट, व्हेन द टोटल एक्सपेंडिचर current as well as capital is greater than the total income, current as well as capital, it is budget. So revenue is slightly differ, sorry I am commit some wrong,
Here revenue deficit means revenue expenditure is more than revenue income. Keep in mind that further discussion is totally wrong, that because it is a discussion of budgetary deficit, but here revenue deficit in terms of when the revenue expenditure is more than revenue deficit, that is called revenue deficit. Revenue income is less than revenue expenditure, and revenue expenditure अगर आपका ज्यादा है, revenue income कम है, तो फर्स्ट पॉइंट जो है रेवेन्यू डेफिसिट, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू डेफिसिट. रेवेन्यू डेफिसिट का मतलब है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका ज्यादा है और रेवेन्यू इनकम आपकी कम है. और बजटरी डेफिसिट, बजट के अंदर क्या है, टोटल एक्सपेंडिचर इन टर्म्स ऑफ करंट एंड कैपिटल. करंट एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी आपके रोजाना जो खर्च हो रहे हैं वो और आपके एक या दो बार खर्च होते हैं वो दोनों हम मिला ले तो टोटल एक्सपेंडिचर बना. और टोटल एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन द टोटल इनकम. टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ करंट एंड कैपिटल बोथ. करंट एंड कैपिटल अगर इनकम आपकी कम पड़ रही है और करंट और कैपिटल एक्सपेंडिचर आपके ज्यादा हो रहे हैं, दैट वाई द डेफिसिट इज कॉल्ड बजटरी डेफिसिट. द सेंट्रल गवर्नमेंट incur deficit financial borrowing from the RBI to meet the deficit, and state government borrow more from the central. यानी स्टेट के अगर हम बजटरी डेफिसिट के बारे में जाने तो स्टेट वाले कहाँ से अपनी रिकवरी करेंगे, सेंट्रल से, और सेंट्रल कहाँ से करेगी, आरबीआई से वो बोरो करेगी पैसे. नाउ फिस्कल डेफिसिट, द बोरोइंग ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम द मार्केट आर कंसिडर्ड एज इनकम ऑन द कैपिटल अकाउंट. However, this is a debt created by the government and must not be included as a source of income. Hence, if market borrowing are added in the budgetary deficit, important, very important line, if market borrowing are added in the budgetary deficit के अंदर अगर market borrowing add करे, budgetary deficit means what? Total expenditure माइनस टोटल इनकम, यानी टोटल एक्सपेंडिचर में से टोटल इनकम हम लेस करें, उसके अंदर हम अगर बोरोविंग मार्केट बोरोविंग हम ऐड करें तो जो डेफिसिट बनेगी दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. सो हियर मेंशन दैट फिस्कल डेफिसिट मींस व्हाट? टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम. हियर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल इनकम इन टर्म्स ऑफ इक्वल टू बजटरी डेफिसिट. इफ बजटरी डेफिसिट आर इंक्लूडेड with these two, that is called fiscal, और exclude marketing borrowing. अगर हम टोटल इनकम में मार्केट से जो पैसे हमने बोरो किए हैं उनको अगर हम एक्सक्लूड करें अब हमारी इनकम में से, और जो इनकम बनती है उनको हम लेस करें टोटल एक्सपेंडिचर से, और जो बनेगा दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट. नाउ प्राइमरी डेफिसिट, दिस इज रिलेटिवली न्यू कॉन्सेप्ट इन इंडियन बजट. Primary deficit is obtained after deducting interest. very important. Primary deficit की डेफिनेशन पूछी जाती है 1 मार्क के अंदर, तो आपको ध्यान में लाना है. Primary deficit is obtained after deducting interest payment from the fiscal deficit. यानी fiscal deficit में से अगर हम हमारे जो इंटरेस्ट जो है, इंटरेस्ट पेमेंट जो हम करते हैं अगर उनको डिडक्ट किया जाए तो हमें जो मिलेगी वो प्राइमरी डेफिसिट है. इंटरेस्ट पेमेंट कंस्टिट्यूट एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, बट दिस आर नॉट एक्सपेंडिचर एक्चुअल incurred on current activities but are an inevitable burden to be paid for amounts borrowed in the past. Hence, this concept is of deficit takes out interest payment from the fiscal deficit. The concept doesn't have policy significance. यानी जो पास्ट में अगर हमने किसी से कर्ज लिया है उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पेड करते हैं, तो उस इंटरेस्ट पेड करने वाले अमाउंट को अगर हम डिडक्ट करें किस में से, relatively new concept of the Indian budgetary, primary deficit is obtained after deducting interest payment from the fiscal deficit. यानी fiscal deficit में से जो लास्ट ईयर के जो हमने पैसे ऋण लिए थे, कर्ज लिया था, उस कर्ज के ऊपर हमने जो इंटरेस्ट पे किया था वो पास्ट का जो इंटरेस्ट था अगर उसको हम लेस करें हमारे फिस्कल डेफिसिट में से, और जो हमें पैसे मिले, जो अमाउंट मिलेगी उसे हम प्राइमरी डेफिसिट कहेंगे. ये 4 काफी इंपॉर्टेंट है. शॉर्ट नोट के अंदर भी सेक्शन डी के अंदर आ सकती है व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफिसिट, और सेक्शन ए बी सी के अंदर भी आपको पूछा जा सकता है गिव द डेफिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट और बजट डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट. दिस इज very important. You mark it important this point. Now last point of this chapter, that is effect of preparing budget. बजट बनाने की कौन सी इफेक्ट हो सकती है? The entire exercise of the preparing a budget has the following effect. इफेक्ट ये हो सकती है, 5 इफेक्ट है. सेक्शन डी के अंदर पूछा जा सकता है आपको एक क्वेश्चन कि व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट.
So first, it brings fiscal discipline in government as there is attempt to incur expenditure and accordance with income to keep deficit in control. यानी गवर्नमेंट एक डिसिप्लिन में चलेगी, उसके पास जितने पैसे उसके हिसाब से वो खर्च करती रहेगी, उनके डेफिसिट को ध्यान में रख के वो डेफिसिट को कंट्रोल करते हुए वो आगे बढ़ सकती है. ये बजट से फायदा हो सकता है. सेकंड इफेक्ट हो सकती है. सेकंड, द जस्टिफाइज एलोकेशंस ऑफ रिसोर्स अमंग द वेरियस सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्रायोरिटी. कौन से सेक्टर के अंदर कितना खर्च करना है, कौन सा सेक्टर इंपॉर्टेंस है, कौन से सेक्टर के अंदर ज्यादा प्रायोरिटी हमें देनी है, वो अगर हम बजट बनाते हैं तो हम उसके हिसाब से अलग अलग डिवीजन करके, अलग अलग इंपॉर्टेंस रख के, अलग अलग प्रायोरिटी के हिसाब से हम उनका शेयरिंग कर सकते हैं. अगर बजट नहीं बनाएंगे तो एजुकेशन के अंदर कितना करना है, डिफेंस के अंदर खर्च कितना करना है, रेलवे डिपार्टमेंट में कितना खर्च करना है, इरिगेशन में कितना खर्च करना है, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कितना कितना खर्च करना है, वी कैंट गैस. तो ये अगर बजट बनाते हैं गवर्नमेंट तो ये जस्टिफाइज द एलोकेशन ऑफ द रिसोर्सेज अमंग द वेरियस सेक्टर्स अकॉर्डिंग टू द नीड एंड प्रायोरिटी. थर्ड पॉइंट इज it gives direction to investment by the allocation budgetary funds in various sectors and regulations demand by the regulating disposable income of the people by the imposing right amount of taxes. जो पब्लिक के पास से टैक्स के हिसाब से पैसे गवर्नमेंट के हाथ में है, उनको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है उनकी एक गाइडलाइन मिलती है बजट से. और जो प्रायोरेबल फंड है, जो बजटरी फंड है, उनका वेरियस सेक्टर के अंदर कैसे यूज करना, कैसे रेगुलेट करना, वो सभी बजट के अंदर बनाते हैं तो उसकी इफेक्ट होती है. फोर्थ, बाय यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट ऑफ टैक्सेशन, by using the instrument of taxation and directing expenditure in the necessary sector, a budget also helps in providing stabilization against the inflation and deflation. Deflation, that is depression. इन्फ्लेशन और डिप्रेशन यानी तेजी और मंदी के अंदर से इकोनॉमिक अगर गुजर रहा है तो कौन सी टैक्सेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है और कैसे इंप्लीमेंट करना है. लोगों के पास अगर पैसे है तो अगर सरप्लस बजट इंप्लीमेंट करेंगे तो लोगों के पास के पैसे गवर्नमेंट के हाथ में चले जाएंगे, क्योंकि सरप्लस बजट इज इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर. अगर लोगों के हाथ में पैसे नहीं है, डिप्रेशन से पूरा जा रहा है, तो 100% डेफिसिट बजट पब्लिश करेंगे. गवर्नमेंट वेलफेयर के बारे में सोचेगी, एक्सपेंडिचर के बारे में सोचेगी, इनकम कम होगी, तो ये बातें हो सकती है. फिफ्थ पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, a budget helps to fulfill the nation's or state's objectives pertaining economic growth and development. Stability, growth and development is the three main motto of इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री. जो इकोनॉमिकल डेवलप अगर करना है तो ये तीन बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी, चाहे वो नेशन हो या स्टेट हो या लोकल बॉडीज हो, चाहे वो जिला पंचायत, तालुका पंचायत, ग्राम पंचायत, कोई भी बॉडी है. अगर डेवलपमेंट करना है तो उनको बजट बनाना पड़ेगा. बजट कैन हेल्प टू फुलफिल द नेशंस ऑब्जेक्टिव्स लाइक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड स्टेबिलिटी. सो दीस आर द इफेक्ट्स ऑफ प्रिपेयरिंग अ बजट. सो दिस चैप्टर इज एंडेड हियर. ये जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है सेक्शन ए के है, सेक्शन बी सी डी के है. जब हम 10th चैप्टर के बाद 11th चैप्टर ओवर करेंगे उसके बाद हम रिवीजन राउंड स्टार्ट करेंगे. 6 चैप्टर से बाकी है रिवीजन राउंड, तो 6, 7, 8, 9 का हम रिवीजन राउंड करेंगे. उसके अंदर कैसे पॉइंट को याद रखना है, कौन से इंपॉर्टेंस है क्वेश्चन, पॉइंट के अंदर कौन सी बातें सी और डी के अंदर हमें लिखनी है, वो सब कुछ हम रिवीजन राउंड के अंदर स्टार्ट करेंगे. सो आई थैंक यू ऑल ऑफ यू टू वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड तक ये देखने के लिए आप सभी का हम शुक्रिया अदा करते हैं. दोस्त हु आर new viewers, please subscribe this channel. Type just ICT Eco for you in your Google, then just click on the bell icon so that you can find out so many notification at your home. And you can find out with the help of ICT Eco for you app, which is only for Android version, and you can easily, very free and very less KB, you can easily get the link of this type of video from this video also. And thanks a lot. Thank you for very much. Keep watching this ICT Eco for you channel for the chapter number 11. Thank you for the day. Thanks a lot.